क्या हिंदुइज्म में जो मंक्स होते हैं जैसे जिनको हम अक्सर मिलते हैं, कई सारे मंक्स है, पुरोहित है, पंडित है, महाराज है, मठाधीश है, पीठाधीश है। आप किसके बारे में बोलना चाहते हैं बताइए पहले। अभी देखिए लिबास तो कई सारे, अगर मैंने ऑरेंज पहनूंगा तो आप बोलेंगे तो हिंदुओं समान है भगवा रंग, पर भगवा शब्द के मायने हिंदुइज्म में क्या और बुद्धिज्म में क्या वो मैटर करता है। कोई एग्जांपल आप दे सकते हो फॉर कोई ऐसा पॉइंट जिसमें हिंदू मंक्स बहुत डिफरेंट है और आप बहुत डिफरेंट हो इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन सोच। हिंदू मंक्स पे उसके ऊपर कोई नहीं है, मतलब उन पर कंट्रोल कोई किसी का नहीं है। जब कोई मंक बनता है तो सबसे पहले 75 सीखिया 75 ऐसे डिसिप्लिन्स तो उसको पहले पढ़ाए जाते हैं। कोई ऐसे टॉप प्रिंसिपल्स या कोई ऐसे आप बताइए जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी का पार्ट हो। इम्परमानेंस, अनसैटिस्फैक्टरीनेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा में आप बिलीव करते हैं? जो महत्व दूसरे धर्मों में ईश्वर को है उतना महत्व बुद्धिज्म में कर्म सिद्धांत को है। तो आजकल जो मेडिटेशन सिखाई जा रही है वो किस हद तक सही है, क्योंकि हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं आजकल। मैंने तो एक पॉडकास्ट सुना था, उसमें उसने कहा था कि मेरे 100 से ज्यादा गुरु हो चुके हैं और मेरे ख्याल से ये शायद 26-27 के अंडर में थी। मैंने कहा था बाप रे, मतलब ऐसा बोलने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना। सबसे पहले स्तर पे धर्मगुरु शिक्षित होना चाहिए। धर्मगुरु पेरेंट्स शिक्षित करेंगे, पेरेंट्स बच्चों को शिक्षित करेंगे। ये फ्लो ऐसा चलेगा तो ही इंडिया ज्यादा कल्चर्ड होगा। तो मुझे लगता है जब लोग ज्यादातर गुरु गोपाल दास को सुनेंगे, श्री रविशंकर को सुनेंगे, प्रेमानंद महाराज जी को सुनेंगे, हम जैसे बुद्धिस्ट मंक को सुनेंगे तब जाके, पर इनसे ज्यादा हमारे पुकी बाबा ज्यादा फेमस है, तो फिर कैसे क्या होगा। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे शराब। माँ कसम मैं खा रहा हूँ, माँ कसम मैं खा रहा हूँ कि नहीं पियेंगे। माँ कसम खा रहे हो जी। हाँ, और पिए तो पियेंगे तो फिर दोबारा आएंगे। दोस्तों आज का पॉडकास्ट काफी डिफरेंट और शायद काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज ना हम किसी डॉक्टर को बुला रहे हैं, ना किसी बहुत ही सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को बुला रहे हैं आपके सामने, ना ही कोई ऐसे काउंसलर या मैनिफेस्टेशन कोच को बुलाने वाले हैं। बट आज जिनको हम बुला रहे हैं वो एक एक्सपर्ट हैं, पर एक अलग तरह के एक्सपर्ट है। शायद लाइफ में एक्सपर्ट है, शायद फिलॉसफी में एक्सपर्ट है, पर ऐसी फिलॉसफी जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। हम लोग इसके बारे में काफी कम जानते हैं, या मैं कहूँ कि काफी ऊपरी स्थल पे हम इसकी बातें करते हैं जो हमने सुना है। पर आज हम थोड़ा इसमें डीप डाइव करेंगे, इसके कल्चर को समझेंगे, इसकी फिलॉसफी को समझेंगे और समझेंगे कि लाइफ के जो अनगिनत प्रॉब्लम्स से आजकल हम जूझ रहे हैं उसमें ये फिलॉसफी कैसे फिट हो सकती है और हमको उससे बाहर निकाल सकती है। तो आइए मिलते हैं ऐसे एक मंक से, और इनका नाम है, मुझे इनका नाम देख के ही पढ़ना पड़ेगा, मैं चाहती नहीं कि प्रोनाउंसिएशन में गलती हो। तो इनका नाम है सिरी सिवली अभासराव। एम आई राइट? अभासराव। तो पर मैं आपको क्या बुलाऊं सर, क्योंकि ना हमारे यहाँ मैंने काफी मंक्स को पहले भी पॉडकास्ट पे बुलाया है। तो किसी को हम प्रभु बोलते हैं, कोई स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं तो हम गुरुदेव बोलते हैं या महाराज जी बोलते हैं। आपको क्या बुलाऊं मैं? प्रभु तो आप बोल नहीं सकते क्योंकि प्रभु मतलब जो दूसरों पे राज करता है ना। हाँ। जिसके अंदर में दूसरों का सानी ये होता है। कुछ मंक्स को बुलाते हैं हम प्रभु, वैसे आपको बताया। मंक्स, हाँ। So I think monks is not proper word for them. Especially I think monk is more properly मतलब suitable word for a Buddhist monks. क्योंकि वो क्या उनका जो त्याग होता है वो उस दिशा में होता है। तो और महाराज बोलना भी ठीक नहीं। महाराज मतलब जो किसी पे राज कर रहा है, जिसने कुछ जीत लिया है, तो वो भी बोलना उचित नहीं रहेगा। तो स्पेशली बुद्ध के समय से, क्योंकि बुद्ध के समय में जो भाषा थी, बोली भाषा पाली थी, तो पाली में अक्सर भंते बोला जाता था, भंते या भदंत। अच्छा। तो आज भी इंडियन कल्चर में या कई सारे बुद्धिस्ट कंट्री में, स्पेशली थेरावादा कंट्रीज में, जो जहाँ पे पाली कल्चर चलता है, मतलब पाली लैंग्वेज का, क्योंकि उसमें भी सेक्ट हुए, महायाना वज्रयाना सेक्ट होते गए, पर ओरिजिनली सेक्ट पाली लैंग्वेज से आया है। तो जहाँ जहाँ थेरावादा सेक्ट है बुद्धिज्म का, वहाँ मंक्स के लिए स्पेशली भंते ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। और उन कंट्रीज ने भी अपने नॉर्मल जो लैंग्वेज है उनकी, उसमें भी उन्होंने कुछ, जैसे थाईलैंड में प्रा बोलते हैं, अछान बोलते हैं, श्रीलंका में स्वामी महासे बोलते हैं, पर नॉर्मली हर जगह जो यूनिवर्सली थेरावादा बुद्धिज्म में बोला जाता है वो है भंते, भंते या भिक्खु। तो भंते जो है, भंते मतलब भंते जो भय त्यागने का प्रयास कर रहा है। अभी तक हमने त्यागा नहीं पूरी तरीके से, है ना। तो जो हम भय त्यागने का प्रयास कर रहा है, जो भय के कारण से उसने मार्ग लिया है, तो किस तरह का भय? संसार में जो प्रिय व्यक्ति का वियोग का भय है, अप्रिय व्यक्ति के पास आने का जो भय है, हमारे हाथों से जो अकुशल कर्म हो सकते हैं, जो
पाप हो सकता है, जो ऐसी बातें जो नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण से मानसिक तनाव, पीड़ा आ सकती है और फिर शारीरिक रोग भी आएगा। तो ये सारे दुखों को जो देखता है और इन दुखों को देखने के कारण से जो भयभीत होता है और चाहता है कि मैं इस तरह के अकुशल मार्ग पे, इस तरह के गलत मार्ग पे ना चलूं, ऐसा भय देखते हुए जो संन्यास लेता है, जो मंकहुड लेता है। संन्यासी प्रॉपर वर्ड नहीं, क्योंकि मोनेस्टिक सिस्टम है। जी। बुद्धिज्म एक मोनेस्टिक सिस्टम होने के कारण संन्यास नहीं बोल सकते, क्योंकि संन्यास मतलब जो हर कुछ छोड़ और देता कुछ भी, है, हाँ। सब कुछ छोड़ देता है। पर मोनेस्टिक सिस्टम में आपको क्या होता है कि एक रूल्स रेगुलेशन होते हैं, एक संघ का पार्ट होते हैं, तो मोनेस्टिक सिस्टम का पार्ट बनता है। तो इसलिए भंते इज अ प्रॉपर वर्ड जो भय त्यागने का प्रयास कर रहा है। तो मैं आपको भंते जी एड्रेस करने वाली हूँ। या। तो आप सबसे पहले, जैसे आपने कहा कि मंक्स सन्यासी नहीं होते, तो आप इसमें आई थिंक जब 17-18 साल के थे तब से आपने मंकहुड को अपनाया है। ऐसा क्या है जो अभी तक आप गिव अप नहीं कर पाए हो, वेदर मटेरियलिस्टिक हो या कुछ इमोशनल हो, मुझे नहीं पता, बट ऐसा क्या है जो आपको लगता है अभी तक आप क्या सारे मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स को गिव अप कर पाए हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं सिटी में हूँ, देखिए मैं अगर सिटी में हूँ तो ये इस बात का प्रमाण है कि मैं मटली चीजों को गिव अप नहीं कर पाया। जो मंक, जो सन्यासी, ऐसा एक बहुत एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो जाएगा, ऐसा बोलना उचित नहीं है, पर जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है प्रैक्टिकली, धोज मतलब वो जो बोल रहे हैं भले हमने गिव अप कर लिया, इफ वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, हम सोसाइटी में हैं और हमारे पास फोन है, ये सभी कुछ है, तो रियली हमने गिव अप नहीं किया, हमने उसे छोड़ा नहीं है। और शायद से हमें दुख भी हो सकता है डेफिनेटली, अगर मेरा आईफोन गिरता है, ओ ये तो बहुत जगह पे हो गया इसकी बात है, बहुत सारे पॉडकास्ट में हो चुके हैं इसकी बात है, बट डेफिनेटली दैट इज अ फैक्ट अबाउट मी। अगर ये आईफोन गिरेगा और इसकी स्क्रीन टूटती है तो ऑफकोर्स हम सभी को पता है कि इसकी स्क्रीन सुधारने के लिए और पैसा लगेगा, तो थोड़ा सा दुख होगा। बट एज अ मंक, एज अ बुद्धास टीचिंग, मैं क्या सिखा रहा हूँ इसमें, मैं ये नहीं मुझे बुद्धा ये नहीं कहेंगे तो मंक छोड़, ये फोन ही छोड़ दो। अगर मैं सिटी में रह रहा हूँ तो फोन एक नीड है, ये सिर्फ एक डिजायर नहीं है। तो ये फोन अगर टूटता है तो ठीक है, ये होना ही था कभी ना कभी, एक मड़का भी कभी ना कभी टूटेगा, या आप कितना भी संभाल के ना रखो। सो तो एक्सेप्टेंस का जो लेवल है वो चेंज हो जाता है हमें। देखो मैंने कहा ना, मंकहुड इज नॉट, ऐसा नहीं कि हर चीज छोड़ना, सन्यासी के लिए होगा हर चीज छोड़ना। बुद्धिज्म में मंक के लिए मतलब जो उसका जो एक्सेप्टेंस का जो लेवल है वो किस तरीके से डेवलप कर पा रहा है, दैट्स मैटर मोस्ट। तो क्या हिंदुइज्म में जो मंक्स होते हैं, जैसे जिनको हम अक्सर मिलते हैं, कई सारे मंक्स है, पुरोहित है, बिल्कुल पंडित है, महाराज होते हैं, है, मठाधीश है, पीठाधीश है। तो अब किसके बारे में बोलना चाहते हैं बताइए? मतलब मैं तो बहुत सबसे मिली हूं, शंकराचार्य कुछ है, हाँ, फिर अब इतने सारे आई डोंट नो मैं किसको किस माधवाचार्य है, बहुत कितना कुछ है। बट क्या बुद्धिस्ट मंक्स और अगर हम नॉर्मल हिंदू मंक्स, मतलब अगर कंपैरिजन करें, क्या ये इनकी टीचिंग्स प्रीचिंग सिमिलर होती है? क्या वो सिमिलर है? नहीं, टीचिंग्स प्रीचिंग किसी भी रूप में सिमिलर नहीं हो सकती। हाँ, कल्चरली हमें दिख सकता है कि मोस्ट कॉमन है, क्योंकि हम जब कल्चर देखते हैं तो हम कैसा उसे स्किज़नाइज फॉर्म में देखते हैं, मतलब बहुत ही, हाँ ये मेल खाता है, वो मेल खाता है, समान में देखते हैं, डिफरेंसेस में नहीं देखते कल्चर हम। क्योंकि कल्चरल जब भी अडॉप्ट होता है तो सिंबॉलिक फॉर्म में होता है ना। अगर हम पानी रखने के लिए हम कोई लोटा ही लेंगे, है ना, पूजा करने के लिए हम अगरबत्ती इस्तेमाल करेंगे, मोमी इस्तेमाल करेंगे, धूप इस्तेमाल करेंगे। तो जब कल्चरली वर्क हो रहा है तो कई सारे चीजें कॉमन दे सकती है, बट उसके पीछे का इंटरप्रिटेशन कैसा है वो मैटर करता है। अभी कई सारे अभी देखिए लिबास तो कई सारे, अगर मैंने ऑरेंज पहनूंगा तो आप बोलेंगे तो हिंदुओं समान है, भगवा रंग, पर भगवा शब्द के मायने हिंदुइज्म में क्या और बुद्धिज्म में क्या है वो मैटर करता है, पड़ता है। फिर इसका जो डिजाइन अगर आप ऊपरी रूप में नहीं देख पाएंगे, पर आप माइन्यूटली देखेंगे तो इसका डिजाइन बहुत अंतर है। इसके पीछे की अपनी एक स्टोरी है कि इसका ऐसा ही डिजाइन क्यों दिया गया। उसी प्रकार हर रिलीजन में जो भी कुछ देख रहे हैं उसकी स्टोरी होती है, उसका अपना एक्सप्लेनेशन होता है, तो उसके लिए बहुत डिफरेंस। कोई एग्जांपल आप दे सकते हो फॉर कोई ऐसा पॉइंट जिसमें हिंदू मंक्स बहुत डिफरेंट है और आप बहुत डिफरेंट हो इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, सोच? मतलब हम और हिंदू मंक्स जो हिंदू मंक्स, देखिए हिंदू मंक्स पे उसके ऊपर कोई नहीं है, मतलब उन पर कंट्रोल कोई किसी का नहीं है ना। वो जो चाहे आके बोल सकते हैं, किसी भी तरह का संभाषण दे सकते हैं। वो अगर उनका कोई गलत व्यवहार भी लोगों के सामने में आया तो उनका कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। सिर्फ एक ही कर सकता है, वो है लॉ।
पर बुद्धिज्म में ऐसा नहीं, ये एक मोनेस्टिक सिस्टम होने के कारण से यहाँ पे बड़े से बड़ा भिक्षु, बड़े से बड़ा भंते जी भी क्यों ना होगा, अगर उसकी एक भी बात किसी एक दो व्यक्ति को भी, नॉर्मल साधारण व्यक्ति को गलत लगती है, तो वो उससे बड़े मंग के पास कंप्लेंट कर सकता है और वो बड़ा मंग उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? सब आप लोगों पे। अगर आपको हमारी बोलने की टोनिंग अच्छी नहीं लग रही है, आपको हमारा बैठने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है, आपको हमारा व्यवहार करने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप तुरंत हम पे उंगली उठा सकते हैं, तुरंत उंगली। तो एक बुद्धिस्ट मंक पे बहुत आसानी से उंगली उठाई जा सकती है, बहुत आसानी से उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, और इसी कारण से इन्हें ऑर्डर में रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसलिए जब कोई मंक बनता है तो सबसे पहले 75 सीखिया, 75 ऐसे डिसिप्लिन, जिसे कह सकते हैं आप, डिसिप्लिन कह सकते हैं, तो कैसे उसने बिहेव करना चाहिए, बैठना कैसा चाहिए, खाना कैसा खाना चाहिए, कैसा देखना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, है ना। तो ये सारे 75 तरीके उसको पहले पढ़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम ऐसा नहीं बोल सकते तुम धर्मगुरु नहीं, बुद्धिस्ट मंक धर्मगुरु नहीं है, ये बात आपको समझने की जरूरत है। बुद्धिस्ट जब कोई मंक बन रहा है तो वो स्वयं के निर्वाण प्राप्ति के लिए, स्वयं के एनलाइटमेंट के लिए बन रहा है, तो वो समाज के लिए नहीं बनता है मंक, वो खुद के डेवलपमेंट के लिए, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए वो मंक बनता है। और क्योंकि उसकी लाइफ पूरी डिपेंड होती है नॉर्मल लोगों पे, इसलिए उसे नॉर्मल लोगों के इंटेंशंस, भावनाएं तकलीफ ना पहुंचे, उनको हर्ट ना हो, इसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि लोगों का काम है कहना, ना ना ना, ये बाकी लोग कह सकते। बुद्धिस्ट मंक को ध्यान रखना होगा, अगर कोई उसकी निंदा कर रहा है, तो अगर निंदा कर रहा है तो उसने अपने व्यवहार में तुरंत क्या करना होगा? चेंज लाना पड़ेगा। ये डिफरेंस लग रहा होगा बहुत माइन्यूट है, पर इतना बड़ा डिफरेंस है कि आज तक 2500 सालों से ये मोनेस्टिक सिस्टम टिका हुआ है। क्यों टिका हुआ है? एक समय तक शंकराचार्य का भी पोस्ट खाली हो गए थे, नहीं टिक रहे थे। एक ऐसा लीनेज जो इतने लंबे सालों से टिका है, शायद ही इतिहास में मिल सकता है आपको। बट पर ये लीनेज धीरे धीरे खत्म क्यों हो रहा है? मतलब आप देखो ना कि दिस होल मॉनेस्ट्री कल्चर जो है, मैं खुद मतलब 10 साल पहले जब मैं एक मॉनेस्ट्री कल्चर देखती थी और अब जो देख रही हूँ, मैं एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देख रही हूँ। आप कहाँ देख रहे हैं? ये मैटर मतलब करता देखिए, है ना। हमारा तो सीमित चीजें, जैसे अगर हमने इंडिया में कहीं जैसे लेह लद्दाख साइड देखी या सिक्किम साइड देखी या इन जगहों देखी, यस ऑफ कोर्स अब हमने ट्रैवल किया तो थाईलैंड में देखा, श्रीलंका में देखा, ये सब जगहें देखा, तो एटलीस्ट हमारी कंट्री में, मैं आई वुड से कि भारत में तो मुझे एक थोड़ा डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा। नहीं, भारत में डिक्लाइनिंग कहाँ पे हुआ? मतलब जो महाराष्ट्र है, यूपी, एमपी वगैरह, वहां पे डिक्लाइन हुआ जहाँ पे कर्मकांड ज्यादा था। ओके। जिन शहरों में या जिन प्रदेशों में कर्मकांड ज्यादा है, वहां पे बुद्धिज्म को सिर्फ अपने आप देखो, कुछ रिलीजन होते जो अपने आप डिक्लाइन होते हैं, कुछ को नष्ट किया जाता है। नष्ट इसलिए करना, अगर वो नष्ट नहीं होगा तो इनका सेटअप नहीं होगा। देखिए, अगर बुद्धिज्म कहीं पे स्टैब्लिश हो रहा है तो वो कर्मकांड नहीं सह सकता, और वहां पे कर्मकांड चलेगा ही नहीं चलेगा। कर्मकांड किस कारण चलता है? किसी भी धर्मगुरु के कारण। वो जिस प्रकार से रेमेडीज बताएगा उस प्रकार रेमेडी आप अपनाएंगे। वो बोलेगा हवन कर लो तो आप हवन करोगे, है ना। बुद्धिस्ट मंक ऐसे रेमेडीज बता ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी टीचिंग साफ साफ, उसकी टीचिंग शुरू होती है एथिकल प्रेसेप्ट से। अगर विदाउट एथिकल प्रेसेप्ट अगर वो नहीं आ पा रहा है तो बुद्धिस्ट मंक दे ही नहीं पाएगा। तो जहां पे बुद्धिस्ट मंक बताना शुरू करेगा, वहां पे उसे एथिकल कंडक्ट के आधार पर ही उसके लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर उस लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले वो उसे एथिकल कर्मा करना सिखाएगा। और एथिकल कर्मा सिखा जो जिसका फोकस एथिकल कर्मा पे है, वो कभी कर्मकांड बता नहीं सकता। तो ये क्या हो गया कि इसके कारण से ये जो बाकी जो एक दुकानदारी कह सकते हैं या बाकी जो कह सकते हैं, वो चल नहीं रहा था, तो उसको नष्ट करने की कोशिश की गई। और वही नतीजा रहा कि उन प्रदेशों से लिप्त हो गया। मतलब आप ऐसा बोला नहीं चाहिए, जहां पे मेजोरिटी कर्मकांड की मेजोरिटी दिखेंगी वहां बुद्धिज्म नहीं है, पर जहां कर्मकांड नहीं है वहां बुद्धिज्म स्ट्रांग है। आसाम मिजोरम में जाके देखिए, नेपाल में जाके देखिए, आप श्रीलंका में जाके देखिए, और उधर लेह लद्दाख में जाके देखिए, वहां पे आज भी बुद्धिज्म उतना ही स्ट्रांग है। नेपाल में तो बुद्धिज्म माइनॉरिटी है बिल्कुल, पर आप देखिए बहुत स्ट्रांग है। कई सारे चौराहों पे आपको बुद्धिस्ट स्तूप दिखेंगे। लुम्बिनी इतना सुरक्षित है, तो कि कर्मकांड वहां कम है। ज्यादा जहां कर्मकांड रहेंगे वहां पे एक तो बुद्धिज्म को हटाने का पूरा कोशिश किया जाएगा। राइट। अच्छा, इफ आई हैव टू आस्क यू कि कोई 2-3 कोई ऐसे टॉप प्रिंसिपल्स या कोई ऐसे आप बताइए जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी का पार्ट हो या बुद्धिस्ट साइकोलॉजी का पार्ट हो, कोई 2-3 चीजें जो उसको थ्राइव कराती हैं, वो क्या होंगी? इम्परमानेंस, अनसैटिस्फैक्टरीनेस एंड डिपेंडेंसी।
ओके। ये तीन ऐसी बातें हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशनशिप एंड द वर्ल्ड साइकिल, ये तीनों हर चीज इन तीन बातों में समझ सकती है कि इम्परमानेंस, हर वो चीज जिसे आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है। आज आप उस जैसा समझ रहे हो कल वैसा बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। ठीक है। अब उनकी लाइफ साइकिल पे डिपेंड पर करता है, जिस प्रकार से गेहूं 7 दिन में उग जाते हैं, है ना, फली 6 महीने में उग जाते हैं, है ना, एक साल में, मतलब ऐसे ऐसे लाइफ साइकिल होती है, तो पर वो चेंज होंगी। तो सबसे पहले चेंज हर चीज, और इसका सबसे पहले एक्सेप्टेंस रखना पड़ेगा। दूसरी बात अनसेटिस्फैक्टरीनेस, कि मतलब कोई भी चीज आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती जब तक आप खुद का रिफ्लेक्शन उसमें ऐड ना करें, खुद के विचार उसमें ऐड ना करें। अगर आप खुद के विचार उस चीज में ऐड नहीं करेंगे तो वो आपके लिए हमेशा अनसेटिस्फैक्टरी रहेंगे। जैसे कि आपको अगर 50,000 सैलरी मिल रही है तो आपके खुद को उसके ऊपर क्या रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा कि मेरी 50,000 सैलरी है, इसमें मुझे ऐसा ऐसा रहना है, ज़्यादा मुझे इसके ऊपर जाना नहीं है। जब आप खुद के थॉट उसमें इन्वॉल्व करेंगे, ठीक प्रकार से प्लानिंग रखेंगे, तब जाके आप उसमें कंटेंट रह पाएंगे, वरना आप उसमें कंटेंट नहीं रह पाएंगे। और थर्ड डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी मतलब आपकी लाइफ कितना भी आप इकोनॉमिकली स्टेबल क्यों ना हो जाए, फैमिली के रूप में स्टेबल क्यों ना हो जाए, आपकी लाइफ हमेशा डिपेंडेंट रहेंगी। जहां पे आपने इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की वहां पे आप सिर्फ अहंकार में जी रहेंगे, और अहंकार में जीने होने कारण से जो भी चीज आज आपके पास रहेंगी आगे जाके वो आपको बर्बादी करेंगे। तो ये जो कहते हैं अभिधम्मा फिलॉसफी, अभिधम्मा फिलॉसफी इज लाइक मोर डेप्थ, उसमें बहुत ज्यादा और ज्यादा डेप्थनेस, डीप है। बहुत ज्यादा डेप्थ चला जाएगा। मतलब अभिधम्मा फिलॉसफी कैसा है कि सबसे पहले कॉन्शियसनेस के 121 टाइप्स बताता है। अच्छा। उसके अलावा उसमें जो मेंटल फैक्टर्स है, जो इमोशंस है, 52 तरह के इमोशंस, 52 तरह के इमोशंस की बात करता है कि ये तरह का इमोशंस होगा, और इन इन इमोशंस के कारण से ये एक्शन व्यक्ति करेगा। अच्छा। अगर ये इमोशन रहता है तो उस इमोशन के कारण से उसके उस समय में यही एक्ट, फिर वो कैसा भी इंसान क्यों ना हो, वो कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना, अगर उसमें ये इमोशन है और ये कॉन्शियसनेस से युक्त है वो, तो इस प्रकार के उसके एक्शंस रहेंगे, और ऐसे ऐसे उसकी बॉडी रिएक्ट करेंगी। उसका बॉडी इस तरीके से भारीपन फील करेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल, मतलब फिजिकल बायोलॉजी ज्यादा बताती है उसमें, और कॉन्शियसनेस के बारे में ज्यादा बात, माइंड और मैटर के बारे में ज्यादा बात किया गया उसमें। एंड ये पूरा सिखाया जाता है जब आप बुद्धिज्म एज अ ये डिपेंड करता है कि आपको किस में ज्यादा स्पेशलिस्ट करना है, किस में ज्यादा अच्छे से आपको ट्रेन करना है। ओके। हाँ, तो मैंने अपना अभिधम्मा में ज्यादा मुझे इंटरेस्ट था, इसलिए फिर मैं अभिधम्मा में गया। अच्छा, आपने अपने आप को इसमें ट्रेन किया है? हाँ, ट्रेन कर रहा हूँ अभी भी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो थ्योरेटिकल नॉलेज और अभिधम्मा मोस्टली प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। डे टू डे लाइफ, जैसे फिजिक्स कैसा है, फिजिक्स आप जब तक बाहर देखेंगे तब तक सीख नहीं सकते, है ना। एटलीस्ट केमिस्ट्री तो आप बायोलॉजी में, मतलब लेबोरेटरी में देख सकते हैं, पर फिजिक्स कैसा है कि आपको बाहर देखना आना चाहिए जो आपके आजू बाजू में हो रहा है। वैसे अभिधम्मा है कि आपको सामने वाले के पहले देखना पड़ेगा, वो भी किस प्रकार से बोल रहा है, किस प्रकार समझ रहा है, तब जाके आप वो अंडरस्टैंडिंग होगी इस एक्शन में वो कैसा कर सकता है। एंड थिंक जब जब बुद्धा की टीचिंग्स आई थी तो आई डोंट थिंक उन्होंने कभी डिप्रेशन एज पर से अपनी टीचिंग्स में बहुत ज्यादा बताया है, या कुछ उसके बारे में बात की है। बट जब आप अभिधम्मा पढ़ते हैं और उसमें समझते हैं, तो हाउ डू यू परसीव डिप्रेशन? इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब इज इट अगेन अ कॉन्शियस माइंड स्टेट है, या ये See, it's a cognitive process. He has developed that kind of thinking process. ये बात समझिए, डिप्रेशन एक दिन में नहीं आता है, हाँ। 2 दिन में नहीं आता, 1 महीने से जब ज्यादा हो जाता है, 2-3 महीने या ज्यादा 6 महीने, तब जाके वो डिप्रेशन काफी सीवियर हो जाता है। पर क्योंकि बुद्धिज्म माइंडफुलनेस सिखाता है, माइंडफुलनेस और क्लियर कॉम्प्रहेंशन सिखाता है, तो ये सिखाने के कारण से वो अपने थॉट्स के बारे में इतना अलर्ट होता है कि वो जानता है कि मैं इस प्रकार का थॉट रहूंगा तो ये मैं इस दिशा में चला जाऊंगा, तो वो जानता है कि इससे सफरिंग मुझे होंगी। तो ये होने के कारण से डिप्रेशन की जिस तरीके से जो आज जो मॉडर्न साइंस या मॉडर्न साइकोलॉजी जिस प्रकार से डिफाइन करता है, बुद्धिज्म उसके था विक्षिप्त चित्त। ओके। विक्षिप्त चित्त कह देगा। विक्षिप्त चित्त मतलब भटका हुआ चित्त, एकदम से पूरा उसे कुछ समझेगा नहीं कि क्या करना है, वो किसी चीज को फील नहीं कर पाएगा। तो ये वैसा हो जाएगा बुद्धिज्म में। तो जैसे आजकल लोग हैं, छोटी छोटी बात पे डिप्रेस हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे। डिप्रेस तो नहीं होते, वो डिप्रेशन See, तो या नहीं तो बोल सकते, या एक सैड वर्ड कह सकते फैंसी हैं। हो गया है कि हम हाँ। सैडनेस को बोल दें कि हम आई एम डिप्रेस्ड टुडे, ऐसे हम उसको कैजुअली बोल देते हैं शायद। बट वो कैजुअल बोलने में हम उस चीज को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि आई थिंक हम इसको अपने माइंड पे हावी होने देते हैं। नहीं, हावी इसलिए होने दे रहे हैं हम, क्योंकि कहीं ना कहीं
एक बच्चे ये समझ बैठे हैं कि माँ बाप नहीं समझेंगे, ये जनरेशन गैप माँ-बाप कहते हैं ना। समझते हैं कि बच्चे नहीं समझेंगे। हाँ, तो जो जनरेशन गैप के कारण से वो जो एक छोटी चीज को बड़ा बना रहे हैं, वो बड़ा बनाने पर किसी को बता भी नहीं रहे, तो वो उन तक ही रह जा रहा है। इसके कारण से वो और चीज उनको बड़ी लगती जा रही है, और वो बड़ी हो भी है धीरे करके, फिर वो बड़ी होती भी जाती है। इसलिए सबसे सबसे जो पहली प्रॉब्लम आ रही है कि एक जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। कम्युनिकेशन गैप अगर रिजॉल्व हो जाएगा तो फिर पेरेंट्स और बच्चों में ये बात आएंगी ही नहीं, डिप्रेशन जैसी बात आएंगी ही नहीं। तो ऑल्सो जैसे आप बात करते हो, और बुद्धिज्म में बहुत बात अहिंसा की होती है, बट जब हम एक रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो हम देखते हैं कि हर जगह वायलेंस भी है, वॉर्स भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं लोगों में, सब कुछ है। तो समबडी जो बुद्धिज्म प्रैक्टिस कर रहा हो या लर्न कर रहा हो उसके बारे में, क्या वो कॉन्फ्लिक्ट उसके माइंड में नहीं आता इस चीज का कि हम सिखा तो डेफिनेटली ये नहीं, रहे हैं? हमने कभी अहिंसा नहीं सिखाई। हमने कंपैशन सिखाया है, ओके। ठीक है, हमने लविंग काइंडनेस सिखाया है, पर हमने अहिंसा नहीं सिखाई कभी। अहिंसा में भी जैनिज्म ने सिखाया, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म मोस्टली उनका है, और बाद में गांधी जी उसके बहुत ज्यादा फेमस हुए। पर हमने कभी अहिंसा नहीं सिखाया, हमने कंपैशन सिखाया है, फिर हमने स्किलफुल कंपैशन सिखाया है। हमने हमेशा बोलते रहे नीड टू किल एंड डिजायर टू किल, कि जहां पे नीड है वहां पे करना ही पड़ेगा। अगर आप वहां पे नहीं करेंगे, और इसे देखते हैं हम कि बुद्धिस्ट किंग बहुत फेमस है, ऐसे थोड़ी फेमस होंगे, अगर वो स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो फेमस नहीं होंगे ना। राइट। आप श्रीलंका में भी देखिए, श्रीलंका कई सालों तक, सदियों तक, सेंचुरी हमेशा ही क्या रहा है, बुद्धिस्ट कंट्री रहा है ना। कैसे रहा है बुद्धिस्ट कंट्री? ऑफ कोर्स किंग स्ट्रांग होंगे तभी रहा होगा। थाईलैंड बुद्धिस्ट कंट्री रही है, कैसे रहे होंगे? किंग स्ट्रांग रहे होंगे। सम्राट अशोक, हर्षवर्धन, राजा कनिष्क, और ये ग्लोरियस किंग है, इनका नाम बहुत विश्व प्रसिद्ध है। आज भी थाईलैंड में इनके फोटोज है, इनकी मूर्ति है। श्योर। ये भारत की किंग की मूर्तियां है थाईलैंड में, श्रीलंका में। तो ऑफकोर्स ये स्ट्रॉन्ग किंग है, इन्होंने हिंसा की होंगी। तो हमने कभी अहिंसा नहीं सिखाई, हमने तो नहीं सिखाई हिंसा, और हम सिखाते भी नहीं है हिंसा। पर जैसे आपने कहा नीड टू किल एंड डिजायर टू किल, तो नीड तो आपने बता दिया कि यार जरूरत है तो करना पड़ेगा, बट डिजायर टू किल? तो वहां पे कर्म बनेगा। हमारे इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये देखना है कि आपका कर्म तो नहीं बन रहा। सबसे ज्यादा हमें डर रहता है कि मेरा कर्म ना बने। अगर मेरा कर्म बनेगा तो मैं नहीं करूंगा वो। अच्छा, तो बट कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा में आप बिलीव करते हैं? दरअसल जो महत्व दूसरे धर्मों में ईश्वर को है, वो धर्म वो वही उतना महत्व बुद्धिज्म में कर्म सिद्धांत को है। ओके। इसलिए आप देखिए, मोस्ट ऑफ जो मंक्स होते हैं, आप मंक्स के लेक्चर देखिए और बाकी धर्म गुरु के लेक्चर देखिए। मंक्स के लेक्चर हमेशा कर्म सिद्धांत पे होते हैं, एथिकल कंडक्ट पे होते हैं, कैसा बोलना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। वो उनके लेक्चर कभी आपको कर्म कांड पे नहीं मिलेंगे, ना ही किसी डेटी वर्शिप पे मिलेंगे जैसे हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं। दलाई लामा के आप देखिए, उनके यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है डाइटी वर्शिप, सबसे ज्यादा कहीं होता है तो वज्रयान में होता है। पर आपने कभी भी उनके ओपन फोरम के स्पीच में सुना ऐसा कुछ? सो दैट इज, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कितने एथिकल हो रहे हैं। अगर आप एथिकल नहीं हो तो कोई डाइटी भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। अगर आप अनएथिकल है और कोई डाइटी आपकी हेल्प कर रहा है तो समझिए आप आज तो कल नुकसान में है। हम लोग ना जब काफी जब पढ़ते हैं इसके बारे में, तो ऑब्वियसली अभी हम मनुष्य लोक में हैं, और हमसे ऊपर भी कई लोग हैं और नीचे भी कई लोग हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन आपने एक जगह बहुत अच्छी दी थी कि कितने लोग आपको कहाँ जाने का मन है? तो आई डोंट नो, आई थिंक पता नहीं, सोचा नहीं कभी इस बारे में। तो भी पहले बताओ आप कितने लोग हैं, मैं उस हिसाब से बताऊंगी कि कहाँ जाने का मेरा मन है। अब किनके हिसाब से बताओ? बुद्धिज्म के हिसाब से बताओ या किसके हिसाब से बताओ? बट इज इट डिफरेंट? क्या हम उसको अलग तरीके से देखते हैं? बुद्धिज्म का जो कॉस्मोलॉजी है और हिंदुज्म का कॉस्मोलॉजी बहुत अंतर है। हिंदुज्म के हर कॉस्मोलॉजी के एंड में गॉड आ जाता है, और इसके कॉस्मोलॉजी में बिना गॉड के क्रिएशन है ये। तो आप पहले बुद्धिज्म कॉस्मोलॉजी बताओ। और मैं बुद्धिज्म कॉस्मोलॉजी ही बताऊंगा। बुद्धिज्म में 31 श्लोक, 31 प्लेन्स एक चक्रवाल में। ओके। इसके लिए चक्रवाल शब्द इस्तेमाल होता है। तो एक चक्रवाल में 31 लोक माने जाते हैं। एक है मनुष्य लोक, मनुष्य लोक के ऊपर चतुर्महाराजिक देवलोक, चतुर्महाराजिक देवलोक के ऊपर तावंतिसा, तावंतिसा के बाद तावंतिसा के बाद यामा, तुषिता, परिनिम्मित, वशवर्ती, वैसे वैसे, और फिर उसके ऊपर 16 ब्रह्मलोक। अभी हम इसको कैसे कैटेगराइज करते हैं? सबसे पहले एक हो गया मनुष्य लोक, मनुष्य लोक के ऊपर 6 देवलोक, इसे हम कहते हैं सुगति। इन 6 देवलोक में जो सुख मिलता है वो प्लेजर होता है, सेंसुअल प्लेजर होता है, जो इंद्रिय सुख बोलते
मतलब ऐसा सुख जो आपने सिक्स सेंस से परसीव कर सके, Correct. मतलब आपके सिक्स सेंस के सेटिस्फैक्शन से। जैसे इसका क्या होगा, इसका इससे कैसे, मतलब इसका सुख कैसे मिलेगा आपको? टच टच से, करके। एकदम सॉफ्ट टच, पैरा टच, ये होगा। आँख का सुख सुंदर सा रूप देख के, है ना, प्यारा सा भोजन करके, प्यारा गंध सुन के और अच्छा शब्द सुन के। तो इसी तरह का प्लेजर क्या मिलेगा आपको इन देवलोक में। ये देवलोक माना जाता है, ठीक है, सेलेस्टियल बीइंग, इसे देवलोक कहा जाता है। फिर देवलोक के ऊपर 16 ब्रह्मलोक बताए गए हैं। Okay. अब यहाँ पे सेंसुअल प्लेजर नहीं होता है, यहाँ पे होता है समाधि का सुख। मतलब यहाँ पे जो सुख मिल रहा होता है इनको, ये जो उन्होंने मनुष्य लोक में जिन्होंने समाधि की होंगी, समाधि करने पर जिनको ध्यानांग उत्पन्न होते हैं, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, ऐसे 9 ध्यान होते हैं, वो जैसा ध्यान उनको उत्पन्न हुआ होगा मनुष्य लोक में, तो मरने के बाद वो ब्रह्म लोक में ब्रह्मा के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे हर एक लोक में कितने ब्रह्मा रहते हैं। Okay. तो ब्रह्मा मतलब हिंदुइज्म में तो ब्रह्मा मतलब इसको 4 सर होते हैं, है ना। पर बुद्धिज्म में क्या होता है, ब्रह्मा मतलब श्रेष्ठ, मतलब एक बहुत ही श्रेष्ठ बीइंग। वो बीइंग, उसको श्रेष्ठ ले बोला जा रहा है क्योंकि उसका सुख इंद्रिय सुख नहीं है। इंद्रिय सुख कैसा है, क्लिंगिंग होती है इंद्रिय सुख में। इंद्रिय सुख में जैसा चिपकाव होता है ना, उसमें गंदगी भी हो सकती है। पर ये कैसा जो ब्रह्म सुख होता है, ब्रह्म मतलब श्रेष्ठ सुख, ये समाधि का सुख है। इसमें सिर्फ प्योरिटी है, सिर्फ मेंटल कामनेस है, मेंटल पीस है, मेंटल ट्रैंक्विलिटी है। तो इसी कारण से ये ब्रह्मलोक, तो ऐसे 16 ब्रह्मलोक बताए गए हैं। फिर उसके ऊपर 4 अरूप ब्रह्मलोक। तो जिसने जीते जी अरूप समाधि उत्पन्न की होंगी, वो मरने के बाद अरूप ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है, जहां पे उसको बॉडी नहीं होती है, जहां पे सिर्फ उसका कॉन्शियसनेस होता है। अब वो कॉन्शियसनेस भी 4 तरह के डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं। एक ऐसा कॉन्शियस होता है जिसमें परसेप्शन नहीं होता है। एक इसमें ऐसा होता है कि सिर्फ कॉन्शियसनेस दिखता है उसको हर जगह पे, पूरे विश्व में ऐसा फैला हुआ कॉन्शियसनेस फील होता है, उसे लगता है कि वो पूरे विश्व में फैला हुआ है ना। तो ये डिफरेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बताए गए। फिर उसके नीचे में एक पशु योनि, एक प्रेत योनि, एक असुर योनि और फिर एक नर। तो इस तरह के 31 श्लोक बुद्धिज्म में बताए गए हैं। तो क्या हम कभी ब्रह्मलोक तक प्रोग्रेस कर पाएंगे मनुष्य? हाँ, ब्रह्मलोक में जरूर प्रोग्रेस कर पाएंगे अगर आप समाधि लगाते हैं, तो ध्यान लगाते हैं तो बताया गया कि वो ध्यान कैसे लगाता है, उसकी प्रोसीजर बताई गई। और वो ध्यान लगने पर मृत्यु के बाद आप वहां पे उत्पन्न होने की संभावना रहती है। आप मेडिटेशन करते हैं? आपने जब स्टार्ट की थी तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आती थी मेडिटेशन में, होती थी आपसे? मेडिटेशन में सबसे पहले जो नॉर्मल प्रॉब्लम आती है पीठ की और पैरों की, है ना। आपके पैरों में चींटी आना शुरू हो जाते हैं, पैरों की नसें लगना शुरू हो जाती है, पीठ की नसें लगना शुरू हो जाती है। जिसको ये आ रहा है समझ जाओ उसने अपनी लाइफ बहुत ही आलस्य में निभाई है और उसको आने वाले समय में बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो जो मेडिटेशन करने बैठ रहा है और 10 या 15 मिनट में उसके पैरों में चींटी आ रही है, नस लग रही है, पीठ लग रही है, तो समझ जाना आने वाले समय में उससे बहुत सारे बीमारियां होने की संभावना है। फिर सबसे पहले ये आएगा। फिर ये होने के बाद ये होने के साथ साथ दूसरे सबसे ज्यादा उसे इरिटेट करती है ये बात कि फोकस नहीं लग रहा। ट्रू, है ना, ये बात उसे इरिटेट करती है। पर सबसे पहली बात, जो बिगिनर होता है या जो बहुत एक्सपर्ट भी होता है, उसका कभी भी फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मेरा फोकस लंबे समय तक टिका रहे। स्टार्टिंग में जब आप ध्यान कर रहे हैं तो आपका ये होना चाहिए कि मेरा मन भटकने के कितने देर बाद वापस आ रहा है, हमें वो स्पैन करना है। मोस्ट ऑफ मीटर गलती ये करते हैं कि अपना फोकस का स्पैन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं बढ़ाना है। हमें इस पे ध्यान रखना है कि मैं जब भटक रहा हूं तो कितने जल्दी वापस आ रहा हूं फिर से उसी चीज पे। जब ये कम होगा तब ये बढ़ेगा। तो ये जो 2 प्रॉब्लम जब समझ जाते तब ठीक हो जाती है। तो और तीसरी जो सबसे बड़ी ये है कि आपकी पर्सनालिटी जैसी होगी वैसा आपने मेडिटेशन का सब्जेक्ट लेना चाहिए। कोई भी कुछ माला पे करना शुरू कर लेते हैं, कुछ पालथी मार के बैठ जाते, नहीं। पहले आप कौन से लेवल पे, आपका फोकस किस लेवल पे है वो डिपेंड करता है। तो आजकल जो मेडिटेशन सिखाई जा रही है, अगर आप पता नहीं देखते हैं ऑनलाइन, बहुत तरह का, तो वो किस हद तक सही है? क्योंकि हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं आजकल। मैंने तो एक पॉडकास्ट सुना था, उसमें उसने कहा था कि मेरे 100 से ज्यादा गुरु हो चुके हैं और मेरे ख्याल से एज शायद 26-27 के अंडर में थी। मैं कहा था बाप रे, मतलब ऐसा बोलने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना। कैसे क्या एक गुरु, हम तब तक एक गुरु को छोड़ नहीं सकते जब तक कि उस गुरु ने जो हासिल किया है हम वो हासिल ना कर ले, या हमें जो सिखाना चाहता है जब तक हम वो सीख लें तब तक हम उस गुरु को छोड़ नहीं सकते। ट्रू। तो आजकल तो हम देख रहे हैं कि हमने ये भी सीखा, हमने वो भी सीखा, हमने ये इम्पॉसिबल है।
आपने थ्योरेटिकली सीखा होगा। किसी भी चीज को अचीव करने के लिए कम से कम 1 साल तो लगेगा, या 6 महीने तो लगेंगे ही। तो आजकल मोस्ट ऑफ जो मेडिटेशन शुरू है, मुझे लगता नहीं कि यार दे आर टीचिंग अ प्रॉपर मेडिटेशन। वो तो 21 डे कैंप होता है, उसके बाद कोई करता ही नहीं मेडिटेशन, उसमें आप सीख लो बहुत, बस आपने सीख ली और फिर आप टीचर बन जाते हैं। उसके बाद कई सारी, तो आजकल कैसा है कि कई सारी बातें सिर्फ शो ऑफ के लिए भी चल रहा है। लेकिन सबसे पहले जो मेडिटेशन सीखना चाहता है, सबसे पहले उसने ये क्लियर करना चाहिए कि मैं मेडिटेशन क्यों सीखना चाहता हूँ। जब तक उसका ये क्लियर नहीं होगा तब तक कि वो किस तरह का मेडिटेशन सीखना चाहिए, तब तक वो तय नहीं हो सकता है। कई बार क्या हो रहा है कि यार मुझे बस शांत बैठना है, इसलिए बस खिंचला जाता हूँ, यहाँ चला जाता हूँ, वहाँ चला जाता हूँ। ये सबसे गलत बात है और इसमें फिर बह जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मुझे किस तरह की शांति, कई तरह की होती है। आपको किस तरह की, पत्नी से शांति चाहिए क्या आपको, या परिवार से शांति चाहिए, या जॉब से शांति चाहिए, किस तरह की शांति चाहिए, पहले वो डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो वो डिफाइन होने के बाद आपको समझ आएगा कि आपको मेडिटेशन में जाना है या नहीं जाना है। तो क्या इज इज ऑलवेज बेटर कि बंदा गाइडेड मेडिटेशन से स्टार्ट करे, खुद से नहीं करे, या क्योंकि ये सब समझने के लिए और जानने के लिए कोई आपको शायद प्रोब तो करे, कुछ सवाल तो पूछे आपसे, तो तभी वहां पे मुझे लगता है कि शायद अगर कोई अच्छे से बता पाए। मेडिटेशन विदाउट गाइडेंस हो ही नहीं सकता। विदाउट, क्योंकि मेडिटेशन के समय कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, कई सारे प्रश्न आते, अब क्या करूं, अब कैसे डील करूं, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स आने के बाद कई सारे मेडिटेशन हानिकारक भी हो सकता है और होता भी है। ओके। तो मेडिटेशन हमेशा गाइडेड ही होना चाहिए। विदाउट गाइडेड आप नहीं कर सकते। बट हानिकारक किस सेंस में? हानिकारक ये हो जाता है कि पहले डिपेंड करता है किस तरह का वो मेडिटेशन सीख रहा है। Okay. क्या वो मेडिटेशन रियलिटी देखना सिखा रहा है ना, इक्विपमेंट डेवलप करना सिखा रहा है, या सेपरेशन है वो, या डाइवर्जन है, या डिस्ट्रैक्शन है। हम कई बार मेडिटेशन क्या लगे कि मन में नहीं आनी चाहिए बात, इसलिए कई लोग मेडिटेशन कर रहे हैं कि मुझे मन से बात हटानी है, इसलिए मेडिटेशन कर रहे हैं, मुझे बात फील नहीं करनी है। तो कई सारे लोग सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए या डाइवर्जन के रूप में मेडिटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस तरह का मेडिटेशन हमेशा हानिकारक हो सकता है। स्पेशली जिसके फैमिली में हमेशा से झगड़े ज्यादा होते थे, उस बच्चे के लिए, जिसको कभी प्रॉपरली लव नहीं मिला, केयर नहीं मिला, अटेंशन नहीं मिली, ऐसे इसके लिए ज्यादातर मेडिटेशन हानिकारक है। आजकल मार्केट में जो चल रहे हैं मेडिटेशन, है ना, एक तो वो थेरेपी बेस्ड मेडिटेशन लीजिए आप, और वो भी जो स्पेशली सर्टिफाइड अच्छे प्रकार का थेरेपिस्ट होगा। एक तो थेरेपी बेस्ड मेडिटेशन कीजिए, वरना जो स्पिरिचुअल गुरु अच्छे तपे है उनके पास जाके लीजिए, वरना बहुत प्रॉब्लम रहेंगी। एक बात बता, बुद्धिज्म में डिजायर को कैसे देखा जाता है? इज इट रिलेटेड टू, और क्या उसको एक रूट कॉज सफरिंग का मानते हैं? नहीं, डिजायर इज नॉट अ रूट कॉज ऑफ सफरिंग। ओके। डिजायर एंड इग्नोरेंस बोथ आर द टुगेदर इज अ कॉज ऑफ अ सफरिंग। ओके। क्योंकि ऐसा था, डिजायर आना गलत बात नहीं है, डिजायर आना बहुत स्वाभाविक है, पर आपको वही डिजायर पूरी करना है अपनी जान से भी ज्यादा प्रिय जब हो जाता है, तब जाके वो डिजायर हानिकारक हो जाता है। जब आप उस डिजायर के पीछे लग जाते हैं हाथ धो के, तब वो डिजायर क्या होता है, हानिकारक हो जाता है। अगर आपके मन में आईफोन लेने की इच्छा हुई तो कोई गलत बात नहीं है। अगर आपकी इनकम है, दैट्स ओके। आपके डिजायर से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, मुझे आईफोन लेना है पर मेरी पगार अभी इतनी है, कोई बात नहीं, 1 साल बाद लूंगा या 6 महीने बाद लूंगा, वरना मेरा इतना लॉसेस हो जाएगा, मुझे टेंशन आएगा। तो जो अपना मेंटल पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है अपने डिजायर की पूर्ति से ज्यादा, वो इंसान के लिए डिजायर कभी भी हानिकारक नहीं है। पर जो अपना मेंटल पीस गिरवी रख के अपनी डिजायर पूरी कर रहा होगा, उसके लिए डिजायर हमेशा से रूट कॉज रहेगा सफरिंग का, क्योंकि उसमें इग्नोरेंस भी है। अपनी प्रेजेंट कंडीशन, अपनी प्रेजेंट इनकम सोर्स, अपना प्रेजेंट फैमिली स्टेटस, ये सब नहीं देख रहा है, उसको पीछे रख के अपना डिजायर पूरा कर रहा है, तो उसकी पूरी फैमिली सफर करती है उस चीज में। पर ये कैसे समझ आए और ये कैसे बंदा अपने आप को मनाए इस चीज के लिए? क्योंकि सोसाइटी में तो हमें ये सोसाइटी हमें पुश ही ये चीज के लिए कर रही है, अचीव मोर, गेट मोर, इससे बेटर हो, इससे बेटर करो। तो ये जो देखो, इसमें 2-3 बातें आ जाती है। हाँ। एक, जो बचपन से जिनको अटेंशन नहीं मिला है माँ बाप का, वो इस कंपटीशन में अनकॉन्शियसली उतर रहे हैं। ओके। जिन बच्चों को बचपन से माँ बाप का अटेंशन नहीं मिल रहा है प्रॉपरली, इतना अच्छा करने पर भी, फिर लगता है कि अगर मैं अच्छा स्कोर करूंगा, अच्छा करूंगा, तो माँ बाप भी अटेंशन देंगे। तो उसके जो अनकॉन्शियसली आ रहे हैं उनकी बात अलग ही है। ओके। उनको आप इसमें नहीं ले सकते। फिर दूसरी बात होती है जो दूसरों के चीजें देख के चाहता है कि मेरे पास भी ऐसा हो, फिर ये कैटेगरी हो जाती है। तो ये 2 तरह की कैटेगरीज क्या हो जा रही है, उनको इग्नोरेंस स्ट्रांग हो रहा है। ऐसे लोगों का इग्नोरेंस स्ट्रांग है, डिजायर स्ट्रांग नहीं है।
आप समझ इस बात को, इसमें इग्नोरेंस स्ट्रांग होने कारण से इनके पास ऐसे डिजायर हो रही है। तो इनके लिए क्या होना चाहिए, इनके लिए थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको ये बात समझाना जरूरी है कि मेंटल पीस कितना इंपॉर्टेंट है, इनको रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है ना। इनको जो इनका जो इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी है वो स्ट्रांग करना जरूरी है। जब आप इनको समझाएंगे तभी लोग अपने आप समझ जाएंगे। जैसे अभी आपने माइंडफुलनेस की बात की, वेस्ट में तो ये काफी प्रचलित कॉन्सेप्ट था ही, इंडिया में भी वेस्ट में पहले कौन ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता। वेस्ट में तो बहुत बाद में हुआ ये पॉपुलर। आई थिंक इंडिया में तो द वर्ड माइंडफुल, इसको हम किसी और तरीके से भले ही पहले करते हुए, पहले हम कह सकते मेरे ख्याल हैं से देखिए, वेस्ट में माइंडफुलनेस बुद्धिज्म में कारण गया है ना, क्योंकि माइंडफुलनेस की कई सारे लोगों ने बात की है, राइट। पर माइंडफुलनेस डेवलप कैसे करें इसकी बात बहुत कम लोगों ने की। इसका मैकेनिज्म, इसकी प्रॉपर गाइडेड इंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल से किसी भी धर्म में नहीं है। ट्रू। मैं ये कहना चाहती थी कि इंडिया में ये जो कॉन्सेप्ट है ना माइंडफुलनेस का, हाँ। ये काफी फेमस हुआ है। मतलब इन डिफरेंट वेज लोगों ने अलग अलग इसकी डेफिनेशंस बनाई हैं और अलग अलग तरीके से इसको अपने तरीके से प्रचलित किया है, नॉट नेसेसरीली रिलीजियस वे में बट जनरली ऑल्सो, कि लाइफ को बिताने के लिए माइंडफुलनेस होने की कितनी जरूरत है। आप इसको बुद्धिज्म में कैसे डिफाइन करते सबसे हैं? पहले बात, माइंडफुलनेस ज्यादातर फेमस जो हुआ है बुद्धिस्ट ऑथर से कारण हुआ है। जैसे कि आप थिक नैथ हन बोलेंगे जो वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस थे वॉकिंग मेडिटेशन के लिए। इसके बाद कबात जीन करके और गोल्डमैन करके, दलाई लामा, ये जितने मतलब माइंडफुलनेस अगर पॉपुलरिटी में आया है तो मोस्ट ऑफ बुद्धिस्ट स्कॉलर्स और बुद्धिस्ट ऑथर से कारण है। अगर आप सर्च कर लेंगे तो आपको अपने आप लग जाएगा। तो ऐसा हम बोल ही नहीं सकते कि बुद्धिज्म इसे कैसे कहता है। दरअसल रूट जो है बुद्धिज्म से ही आया है। तो इसका जो ऑथेंटिक टीचिंग आपको जो देखने में स्टेप बाय स्टेप जो गाइडेड टीचिंग इंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको सतिपट्ठान सुत्ता में, जहां पे माइंडफुलनेस डेवलप करने के लिए, देखो माइंडफुलनेस विदाउट सब्जेक्ट डेवलप नहीं हो सकती। ओके। हमेशा कोई ना कोई सब्जेक्ट रहेगा माइंडफुलनेस डेवलप करने के लिए। मतलब किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के प्रति आप अवेयर रहते हैं, दैट इज अ माइंडफुलनेस। To being aware either about your action or about thoughts or about your feelings or about your body posture, जिसके बारे में किसी एक चीज के बारे उस प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर रहना, दैट इज अ माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस के अलावा कुछ और है ही नहीं। अगर मैं भी बैठा हूं तो भी अगर मेरा एकदम माइक्रो लेवल का अवेयरनेस डेवलप नहीं हुआ है तो आई विल बी अवेयर अबाउट माय बॉडी पोस्चर। आई एम सिटिंग लाइक दिस, मैं बैठा हूं, दिस इज माय प्रिलिमिनरी अवेयरनेस। अगर मैं अच्छा ट्रेन नहीं हुआ हूं, फिर जितना मेरी माइंडफुलनेस ट्रेन हुई है तो इसके बाद कौन सा आता है, फीलिंग्स का, कि मैं प्लेजरेबल फील कर रहा हूं या अनप्लेजरेबल फील कर रहा हूं या एकम्युनिटी फील कर रहा हूं। फिर और आपकी डेवलप हो गई है तो उसके बाद होंगे कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना। फिर उसके बाद होता है थॉट्स का कैटेगराइजेशन, कि मेरे थॉट्स रिमोर्सफुल है, लस्टफुल है, या फिर मतलब उसमें कैटेगरीज बताई गई है बुद्धिज्म में। एक 8 लिस्ट दी गई है, 8 ऐसे शब्दों की लिस्ट दी गई है। फिर वो कैटेगराइज करता है कि मेरा थॉट कैसा है। फिर अगर और आपकी माइंडफुलनेस डेवलप हो गई, फिर आप एक एक थॉट के प्रति अवेयर रहते हैं। राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आप माइंडफुलनेस के किस लेवल पे है, स्टेज पर हो, किस स्टेज पर। जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको न्यू सब्जेक्ट मिलते रहेंगे अवेयर रहने के लिए। बट इट इज ऑलवेज अबाउट यू, योर थॉट्स, योर पोस्चर, नॉट अबाउट अदर्स। अंडरस्टूड। तो फॉर अ लेमन या समबडी हु, जो आम इंसान है जो बुद्धिज्म के बारे में नहीं जानता है, पर उसको ये माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस या वो अवेयरनेस लानी है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? व्हाट आर द फ्यू थिंग्स वन कैन डू? ब्रेथ इज वन ऑफ द बेस्ट। और ये बुद्धिज्म में एक यूनिवर्सल मेडिटेशन ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कह सकते हैं आप। तो जिस किसी को भी मेडिटेशन करना होगा विदाउट गाइडेंस भी, तो भी वो ब्रेथिंग कर सकता है। ब्रेथिंग में कैसा भी, कई लोग बोलते हैं कि प्राणायाम समान नहीं, प्राणायाम बहुत अलग होता है। प्राणायाम में क्या होता है कि आप ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं, है ना। बुद्धिज्म में ब्रेथ को कंट्रोल करना सिखाया जाता ही नहीं। जहां पे कंट्रोलिंग आ गया वहां पे आप नेचर को नहीं देख पा रहे, अपने बॉडी की, आपकी बॉडी जो फील कर रही है उसको नहीं देख पा रहे। और हीलिंग कभी शुरू नहीं हो सकती। हीलिंग तभी शुरू होंगी जब अपने बॉडी को ऑब्जर्व करेगी, आपकी बॉडी आपसे जो फील करा रही है, तभी हीलिंग शुरू होंगी। तो इसलिए ब्रीथिंग जैसी है वैसी आपको जानना है। गर्म है तो गर्म है, ठंडी है तो ठंडी है, तेज है तो तेज है, धीमी है तो धीमी है, लंबी है तो लंबी है, छोटी है तो छोटी है। क्योंकि जैसे आपके, अगर आप बहुत ही गुस्से में हैं तो आपकी ब्रेथ अपने आप फास्ट हो जाएंगी। तो जो आपकी पहले ब्रेथ को ऑब्जर्व करते करते धीरे धीरे आपका अपने आप रिलैक्स फील करना शुरू कर देते हैं आप।
कोई जरूरत नहीं कंट्रोल करने की। अब इसमें भी 16 टाइप बताए गए हैं, 16 लेवल्स बताए गए ब्रेथ में, नॉर्मल ब्रेथ को ही। ओके। मैं प्राणायाम की बात नहीं कर रहा, प्राणायाम के तो हो सकते हैं, जिस तरीके से कंट्रोल करो उस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ। पर कैन यू बिलीव बुद्ध सिर्फ नॉर्मल ब्रेथ के 16 लेवल्स बता रहे हैं, और उस हर एक लेवल में आपके कई सारी बातें स्ट्रांग होती है साइकोलॉजिकल। आप 2-3 एग्जांपल दे सकते हैं? 16 तो आई डोंट नो। 16 सबसे तो पहले सबसे पहले कि एक नॉर्मल जो एक लंबी श्वास आती है, लंबी श्वास छोड़ते हैं हम। जाती है, ठीक है। दूसरी बात, बॉडी को देखते हुए ब्रेथ लो, बॉडी को देखते हुए ब्रेथ छोड़ो। अच्छा। तीसरी बात, बॉडी को शांत करते हुए ब्रेथ लो, बॉडी को शांत करते हुए ब्रेथ छोड़ो। ऐसे 16 टिप्स है, डिफरेंट। तो कभी ऐसा नहीं होता जब हम ये ब्रेथ वर्क कर रहे होते हैं, आप अपने माइंड को भी, ऑब्वियसली शायद ये कॉन्शियसली हो जाता है या अनकॉन्शियसली हो जाता है आई शुड से, आपके माइंड में कई तरह के थॉट्स आने लग जाते हैं। यू आर नॉट समटाइम्स इन दैट मोमेंट, पर आपको कुछ पिछले थॉट्स, कुछ आगे के, कुछ किसी के साथ आपके साथ ये हुआ, ऐसे बहुत थॉट्स आते हैं, क्योंकि आप आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू यू जब आप इतना फोकस ब्रीदिंग और फोकस कॉन्शियसनेस के साथ ये कर रहे होते हो, एंड तब आपको बहुत सारी डार्क साइड्स, बड़ी डार्क रियलिटीज आती हैं दिमाग दैट्स अ में। गुड थिंग। ओह, इट्स अ गुड थिंग। इट्स अ गुड थिंग अगर आपको, क्योंकि अगर बहुत फोकस स्टेप में अगर आ रहा है तो हाँ। ऑफ कोर्स वो बहुत ही दबे पुराने थॉट्स थे, Okay. जो आपको ही पता नहीं था कि आपके मन में है ये, वो उभर के आ गए। ऑब्जर्व कर लो, ओह माय गॉड मेरे मन में ये थॉट था, अभी तक था, मैं भी तक ऐसा सोचता था, ये बात मुझे अभी भी प्रॉब्लम दे रही है। ओके, तो ये कैसा, ये हेट वाला थॉट है। ओके, दिस इज द हेटफुल थॉट मेरे में है। ओके, बट कैन वी रिलीज इट? कैन वी लेट इट गो? यस, आपको पता लग गया, वो वहीं पे हो गया, आप जान गए कि आप में ये बात थी। अच्छा। कई सारी बातें आपको पता नहीं होती, इसलिए आप अनरेस्ट फील करते हैं। इवन बुद्धिज्म में एक बात बहुत अच्छी है कि ये थॉट्स को देखो, अभी आपने कहा ना कि एकदम से देखो, कोई एक आध थॉट उभर के आता है अच्छे मेडिटेशन में, नॉर्मली जब आ रहे हैं तो नॉर्मली अगर एक साथ बहुत सारे थॉट्स आ गए यहाँ वहां के, तो सिर्फ हमें आपको बोलना पड़ता है ये विक्षिप्त चित्त है, मेरा मन भटक गया है, सिर्फ इतना ही बोलना होता है। ये बात करके एक्सेप्ट करना होता है, मेरा मन यहाँ भी जा रहा, मेरा मन, और वो मत देखो कहाँ जा रहा। जब एक साथ बहुत सारे थॉट्स आ रहे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि मेरा यहाँ, नहीं, सिर्फ इतना था ना, मेरा मन भटक रहा है, इतना करके। और जब आपका द्वेष वाला, मतलब हेटफुल वाला जब कोई थॉट होता है, तब आपको उस थॉट में डेप्थली नहीं उतरना है। अच्छा, मैं अभी भी इसके प्रति ऐसा विचार करता हूँ, अच्छी बात नहीं है, मुझे ही तकलीफ होंगी, है ना, कितना ही बुरा किया। ओके, सिर्फ उसने क्या किया आपने सोचोगे तो आपका हेट और बढ़ेगा। आपको उस थॉट, क्यों किया, हाँ, कैसे हाँ, किया, ये अगर सवाल आ गए उस इंसान को लेके, वो रोक नहीं पाओगे आप। हाँ, तो बेसिकली एक पॉइंट पे आके कुछ थॉट्स होते हैं जहां पे डेप्थली उतरना नहीं पड़ता है। लस्ट का थॉट, लस्ट के थॉट में उतरना नहीं पड़ता है। लस्ट के थॉट में उसका अपोजिट थिंकिंग करना पड़ता है, मतलब गंदगी है ना, कि क्या आंखों से आंखों में गंदगी है, नाक में गंदगी है, कान में गंदगी है, जगह गंदगी है ना। हेटफुल थॉट में डायरेक्टली मैत्री करनी पड़ती है, नहीं यार मेरे साथ बुरा होगा पर बाकी सब तो अच्छा होगा, है ना। हर किसी को थोड़ी हर मतलब वो डिपेंड करता है किस तरीके से वर्बल स्टेटमेंट्स आप डेवलप करते हैं खुद को प्लीज कराने के लिए ना। सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन। बुद्धिज्म में आइडेंटिटी को कैसे देखा जाता है? फॉर इंस्टेंस, जैसे आजकल के मिलेनियल्स या जेनजीज हैं, बहुत ऑब्सेस्ड हैं आइडेंटिटी से, उनकी पर्सनल आइडेंटिटी, उनकी सेक्सुअल आइडेंटिटी, उनकी ब्रांडिंग, इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। आई थिंक वी हैव मोर देन 99%, 99+ सेक्सुअल ओरिएंटेशन। बट हाउ डू यू परसीव दैट इन बुद्धिज्म? के आइडेंटिटी का रोल क्या है? See, we do accept the psychological self, the psychological evolution of self. जब हम बचपन से बड़े होते आ रहे हैं तो हमारा एक psychological self बनता है कि मैं ऐसा हूँ, but we need to accept this is my psychological self. It is not a real me. There is nothing like real me. मैं ऐसा हूँ क्योंकि मैं वैसे परिवेश में बड़ा हुआ हूँ, and I could change, but not everything I can change. कुछ बातें में मैं अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज नहीं करता, दैट्स नॉर्मल फॉर मी। मैं बर्थ के साथ वैसे, अगर कोई गे है, कोई लेस्बियन है, कोई ट्रांस है, वो उसको बदल नहीं सकता, वो बदला भी नहीं, क्योंकि सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक इनबिल्ड इनेट थिंक होती है जिसको चेंज नहीं किया सकता है। कुछ लोगों के लिए एंगर इशू एक इनबिल्ट चीज है, कुछ लोगों के लिए ट्रस्ट इशू एक इनबिल्ट चीज है। तो जिनके लिए ट्रस्ट इशू एक इनबिल्ट चीज है, जिसके लिए एंगर इशू एक इनबिल्ट चीज है, उनके इसमें पूरी तरह से खत्म नहीं होगा।
बस थोड़ा कम हो जाएगा या थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। तो उनको ये बात अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर वो ट्रस्ट इशू है उसको, तो उसको सबसे पहले होना चाहिए कि अगर मुझे ट्रस्ट इशू है तो मेरा खत्म नहीं होगा, बस कम हो सकता है। अम, जैसे आपने कहा, ये तो यही हम सब जो हैं इतने सोशल मीडिया पे रहते हैं, सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को बहुत बढ़ावा दे दिया, हर तरीके का कंपैरिजन। वो मुझसे बेटर, इसकी लाइफ मुझसे बेटर, ये आज यहाँ घूमने गए उससे बेटर। ये जो कंपैरिजन वाला ट्रैप है, ये एक इंसान कैसे छोड़े? बिकॉज प्रैक्टिकली स्पीकिंग इन दिस वर्ल्ड बहुत मुश्किल है। देखो, सबसे पहली बात, जब इंसान को पता है कि उसके पास क्या है और उसको पता है अगर मैं ज्यादा जाऊंगा तो मुझे कितना स्ट्रेस आएगा, ये बात की भी अगर अवेयरनेस, एट देन इट ऑल अबाउट माइंडफुलनेस। विदाउट माइंडफुलनेस यू कांट लिव योर लाइफ पीसफुली। दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। विदाउट माइंडफुलनेस, ठीक है, तो कुछ के पास तो इनबिल्ड होती है उनकी इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग, वो लोग पहले से समझ जाते हैं। तो कैसा होता है कि जब आप ये बात समझ जाते हैं कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे बहुत स्ट्रेस आएगा, ये करूंगा तो मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उन्हें रियलिटी बेस्ड, जो रियलिटी वो देखना सिखाना पड़ेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आजकल के बच्चों में सब डेवलप हो, तो उनको सबसे पहले माइंडफुलनेस सिखानी पड़ेगी। अगर उन्हें माइंडफुलनेस नहीं सिखाएंगे तो वो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। वो उसमें उस ट्रैप में गिरते ही रहेंगे। दूसरी बात, उन्हें सिखाना होगा द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल पीस। जब ये दो बातें आप सिखा देंगे, इस दो बातें का इम्पोर्टेंस उनको पता लग जाएगा, तभी वो जाके इस नेट से बाहर आएंगे। वरना कई सारे लोग कह लेते भी ना, देखो एक आजकल नो शुगर चैलेंज लेते हैं लोग, किसके लिए? हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए। उसी प्रकार नो रील्स फॉर 1 days या फिर इन 2 hours 3 hours। और कई सारे लोग करते भी है ये कि मैं दिन में सिर्फ ये 1 घंटा फोन इस्तेमाल करूंगा, दिन में 2 घंटा इस्तेमाल करूंगा, एक हफ्ते में सिर्फ 1 बार इस्तेमाल करूंगा। तो कई लोग कर भी रहे हैं क्योंकि वो समझ चुके हैं इससे बहुत मुझे तनाव हो रहा है, इससे मेरा करियर में फोकस नहीं। तो जिसके पास गोल्स है या जो समझता है कि मेरा मेंटल पीस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको लगता है कि ये वर्चुअल लाइफ ज्यादा, मेरी ये लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके मन में क्या बिठाया गया है, किस चीज का इंपॉर्टेंस डेवलप किया गया है, वो मैटर करता है। तो इसके लिए 2 लोग जिम्मेदार है, एक धर्मगुरु और दूसरे पेरेंट्स। ये दोनों लोग ही सबसे ज्यादा यूथ के इसमें आज रोल प्ले कर रहे हैं, और कोई नहीं। और ये दोनों कैसे ये चीज सिखा सकते हैं? क्योंकि ये दोनों ही को समझ नहीं, मतलब आई थिंक ये दोनों भी जूझ रहे हैं इस चीज से। अनपढ़ इंसान अनपढ़ को सिखा रहा है ना। सच बात यह है कि ज्यादातर धर्मगुरु साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। उनके स्टेटमेंट्स देखिए कैसे कैसे बोल रहे हो लोग। मुझे लगता है जो भी धर्मगुरु हो रहा है उसने 2-3 बातें पढ़नी चाहिए। इसलिए मुझे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत पसंद है। मतलब रियली मुझे इंसान, उनका मानना है कि एक धर्मगुरु अच्छी प्रकार से वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, है ना। अभी क्या हो जाता है कि कई सारे जो धर्मगुरु है उनकी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और यहाँ पे पूरी सिचुएशन आ रही है। उनको आप जाके बोलिए कि उनसे पूछिए जनरेशन गैप क्या होता है, पूछिए उनको, सिर्फ एक शब्द पूछिए जो बड़े बड़े पीछे कि व्हाट इज जनरेशन गैप और इसको कैसे रिजॉल्व करे। बोलेंगे संस्कार, माँ बाप के संस्कार, हर चीज संस्कारों पे नहीं आती है। माँ बाप कहाँ से संस्कार देंगे जब खुद ही संस्कारी नहीं है, तो जब उन्हें खुद को नहीं पता कि बच्चों से कैसी बात करनी है। अरे आपके जमाने में एक लॉन्ग फैमिली हुआ करती थी, तो भले आपके माँ बाप के साथ आपकी जमती नहीं होंगी, पर काका काकी, चाचा चाची, नाना नानी या उनके बच्चे, किसी ना किसी साथ कम्युनिकेशन होने के कारण से वो होता था। अब दूसरे कई बार धर्मगुरु भी बोलते हैं कि देखो हमारी पहले की संस्कृति माता पिता के साथ रहते थे, अभी देखो ये तो सबसे बड़ा नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है। पासिंग जितना समय बीतेगा वैसे माइक्रो फैमिली होती जाएंगी, नैनो फैमिली होंगी, न्यूक्लियर फैमिली होगी। ये इसको आप, ये इनएविटेबल है, ये रुकेगा नहीं। ये बिल्कुल कितना भी संस्कारी क्यों ना हो, वो रहेगा ही अलग। उनकी इनकम नहीं है, महंगाई बढ़ रही है। तो ये मुझे लगता है कि सबसे पहले स्तर पे धर्मगुरु शिक्षित होना चाहिए। धर्मगुरु पेरेंट्स शिक्षित करेंगे, पेरेंट्स बच्चों को शिक्षित करेंगे। ये फ्लो ऐसा चलेगा तो ही इंडिया ज्यादा कल्चर्ड होगा। ये कब होगा भांते जी? आप देखिए, ऐसा नहीं कह सकते। मुझे लगता है जब लोग ज्यादातर गुरु गोपाल दास को सुनेंगे, श्री रविशंकर को सुनेंगे, प्रेमानंद महाराज जी को सुनेंगे, हम जैसे बुद्धिस्ट मंक को सुनेंगे, तब जाके। पर इनसे ज्यादा हमारे पुकी बाबा ज्यादा फेमस है, तो फिर कैसे क्या होगा। और पुकी बाबा तो बस आए जो मन में आया कमेंट पास करते जा रहे। दैट इज सो रॉन्ग थिंग। मैं प्लीज मैं चाहता हूँ कि यार ये उन तक पहुंचे। प्लीज, आप बहुत अच्छा है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर मानना पड़ेगा, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है और जगह पे जवाब देना उनको आता है
है ना। बट मुझे लगता है कि प्लीज आप लोग वो पढ़िए कि जनरेशन को क्या जरूरी है। हर जगह पे संस्कार, हर जगह पे धर्म, हर जगह पे हमारी सभ्यता मत लाइए। मुझे लगता है कि अगर आप उन्हें प्यार से बिठा के उनकी भाषा में समझेंगे ना, वो अपने सभ्यता, अपने संस्कार को बराबर रखेंगे। मैं नेपाल जाके आया हूँ, थाईलैंड जाके आया हूँ, श्रीलंका में जाके आया हूँ, वहां पे लोग अपनी सभ्यता को संभाल रहे हैं। तो उन पर थोपिए मत, उनको समझाइए। आप मोर कन्विंसिंग बनिए ना, आप एक काउंसलर की तरह बनिए ना, सिर्फ आदेश नहीं, ये हमारी सभ्यता, ये हमारी संस्कृति, इस प्रकार के भाषण मत दो। और जो धर्मगुरु ऐसा बोलता होगा ना कि ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति, प्लीज बाइकॉट। कितने सारे आप सोचिए, हमारे पुकी बाबा जी पे कितने सारे आए दिन नए नए उनके ये वायरल होते रहते हैं, विवादग्रस्त, फिर भी वो चेंज नहीं हो रहे। मतलब एक धर्मगुरु को सबसे पहले इसका होना चाहिए कि मेरी वाणी से इतने लोग मेरे पे एफआईआर डाल रहे हैं, वो धर्मगुरु कहाँ पे, जहाँ पे जिसके वाणी पे आए दिन नए नए एफआईआर गिर रहे हो, जिसके पुतले जलाए जा रहे हो, वो धर्मगुरु नहीं हो सकता। वो एक तो पॉलिटिकल होगा या कुछ और होगा, धर्मगुरु नहीं। धर्मगुरु कोई भी हो, उसका सबसे पहला कर्तव्य ये बनता है कि अगर उसकी वाणी के अगर लोग निंदा कर रहे हैं तो उसकी वाणी पहले चेंज हो। क्योंकि सभ्यता यहाँ पे दिखती है, आपके लिबास पे नहीं। किसी अब मेरे गले पे भी टैटू है तो इसका मतलब आप ये नहीं कि आप मुझे क्या समझो, बहुत ज्ञाबीता समझो, है ना। कोई डेडलॉक्स कर रहा है या कुछ कर रहा है, कोई शॉर्ट्स पहन रहा है, इसका मतलब नहीं। थाईलैंड में कई सारे इवन आंटियास तक शॉर्ट्स पहनते हैं, पर दे आर सो कल्चर्ड। किसी के कपड़े से, किसी के बोलने से बिल्कुल भी कल्चर नहीं होता। आपकी कल्चर दिखता है यहाँ पे कि आप कितना जी इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी आपने बोला, आपने रील्स की बात की, आपने सोशल मीडिया की बात की कि लोगों को कॉन्शियसली कुछ लोग एफर्ट कर रहे हैं। आप भी इंस्टाग्राम पे हो, हाँ, क्या है। आपके लिए वो एक डिस्ट्रैक्शन नहीं है? 83,000 फॉलोअर्स। हाँ प्लीज, सोच रहा हूँ कब 1 मिलियन बनेंगे। बनेंगे बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। I'm just kidding, I'm just kidding, I'm just तो kidding। आपके लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं है वो एक? मैंने कहा ना, मैं सिटी मंक, मैं सिटी में रह रहा हूँ। मैं सिटी में रह रहा हूँ तो कहीं ना कहीं सिटी मंक्स या सिटी, इस पे ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो बुद्धिज्म को प्रोपोगेट भी करे, है ना। तो वैसे हमारा धर्मगुरु हमारा कोई काम नहीं है, पर क्योंकि हम सिटी में रह रहे हैं, ऑफ कोर्स हम एकेडमिक एजुकेशन ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि एटलीस्ट वी शुड डू समथिंग फॉर द बुद्धिज्म, कि उनको बुद्धिज्म पता लगे कि कैसा होना चाहिए। सो फॉर दैट सेक आई एम यूजिंग सोशल मीडिया, बट इवन दो सोशल मीडिया इज क्वाइट अट्रैक्टिव। बट ये कन्वीनियंट वे नहीं है बोलने का, मैं सिटी मंक, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी नहीं, करता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने ये भी कर सकता हूँ। दैट्स लाइक आप वो स्टेटमेंट को टॉप पे लेके जा रहे हैं, आपको एकदम एक्सट्रीमिस्ट बन रहे हैं मेरा स्टेटमेंट लेके। मैंने कहा कि अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैंने सिटी में रह के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो गलत बात होगी ना। आप क्या एक्सपेक्ट करें, फिर मैं ट्रैवल कैसे करूं? आपके यहाँ पे पॉडकास्ट करने के लिए मैं उबेर से आया हूँ, फिर आप करे थे मुझे उबेर, आपने तो नहीं कर दिया मुझे उबेर। तो अगर मुझे यहाँ तक भी आना है तो मुझे उबेर करना पड़ेगा, फिर मैं उबेर कैसे? आप मुझे कांटेक्ट कैसे कर रहे हैं? फोन से कर रहे हैं। हाँ, आप ये सवाल कह सकते हैं कि भंते जी आप नॉर्मल फोन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दैट कुड बी अ क्वेश्चन, बट इट कांट बी अ क्वेश्चन कि आपने इंस्टा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ऑफ कोर्स आई एम लिविंग इन अ सिटी, कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी का सबसे अच्छा रीजन है, सबसे बेस्ट थिंग फॉर दैट। और ये तो नीड है ना, आप मोबाइल को भी तो बिल्कुल नहीं बोल ही नहीं सकते। हाँ नहीं, बट माय क्वेश्चन वाज एक्चुअली कि डजंट इंस्टाग्राम डिस्ट्रैक्ट यू इन सम वे, क्योंकि कंटेंट इतना ज्यादा है इन दैट। नहीं। ऑब्वियसली यू चूज आपको क्या देखना है। एल्गोरिदम, हाँ, देयर इज वही कह रही ऑलवेज हूँ। एल्गोरिदम। मेरे दोस्त के फोन में जैसे रील्स आते हैं, मेरे फोन में वैसे रील्स आती नहीं। मैं पूछता, मेरे फोन में वैसे मेरे रील्स पर बहुत में कभी विकास दिव्यकीर्ति जाएंगे, कभी प्रेमानंद जी महाराज जाएंगे, कभी हमारे श्रीलंका के जो मंक है श्री महेंद्र श्री थेरो, उनके रील्स आएंगे, और काफी अच्छा लगता है। और लग रहा था कि वाह, सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे मतलब मुझे ऐसे कई सारे रील्स आते हैं जहाँ पे लोग दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। तो मतलब एक जो बनाया ना कि कलयुग है, पर जब मैं इंस्टाग्राम के रील्स खोलता हूँ तब मुझे लगता नहीं कलयुग है। मतलब क्या सतयुग है, लोग कितना हेल्पफुल है, कितना लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे कहाँ से कहाँ लोग हेल्प कर रहे हैं। दुबई में एक इंसान, एक इंडियन है, इंडियन बिजनेसमैन, हमेशा पैसा देता है, कई लोगों की फांसी बचाता है पैसा दे के इतना सारा। तो आपने कैसा अपना एल्गोरिदम, इट्स लाइक अ सेम कॉग्निटिव प्रोसेस और एल्गोरिदम, जैसा आपको एल्गोरिदम बना है बस। पर जैसे आप हिंदुइज्म में भी हम मंत्र, आपने मंत्र चैंटिंग बोला तो उससे मुझे आया कि हम मंत्र चैंट करते हैं फॉर वेरियस रीजंस, कोई भगवान को याद करने के लिए, कोई पीस, इनर पीस के लिए। बुद्धिज्म में भी चैंटिंग होती है, तो इनमें क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंस है दोनों तरीके की चैंटिंग्स में या मंत्र में जो हम करते हैं? इज देयर अ डिफरेंस? डिफरेंस इन द सेंस ऑफ, देखिए बुद्धिज्म में चैंटिंग हर किसी के लिए काम नहीं आ सकती है। जिसका कर्म विपाक है उसके लिए नहीं आ सकती, इसका कर्म विपाक नहीं है
उसके लिए वो काम आ सकती है। और उसमें भी कई सारे चैंटिंग्स है। एक कुछ है उपदेशिक चैंटिंग है, मतलब उसमें टीचिंग बताइए कि आप इस तरीके से फॉलो करो, इस प्रकार से रिफ्लेक्शन करो, इस प्रकार से सोचो, इस प्रकार से थॉट प्रोसेस रखो, तो आपकी ये ऐसा ऐसा होगा। तो कुछ चैंटिंग कैसे उपदेशात्मक है, मतलब इंस्ट्रक्शन से उस चीटिंग में कि ऐसा बिहेवियर होना चाहिए। Okay. कुछ चैंटिंग्स कैसे है, कंटेम्पलेशन पे है कि आपने इस प्रकार सोचना चाहिए, है ना। कुछ कुछ चैंटिंग्स है बीमारियों के लिए है कि उससे बीमारियां ठीक होती है। हाँ, जैसे भोजंग सुत्त है, भोजंग सुत्त से बीमारी ठीक होती है। आपका गिरिमानन सुत्त, ये बीमारियों के लिए। पर इन सुत्तों में 10 टाइप्स के 7 टाइप्स के कंटेम्पलेशन बताए गए कि आपको इस प्रकार से सोचते रहना है। तो आपके ये फिर बताया गया है कि कौन से रोगों से आपको आराम होगा या राहत मिलेंगी। ये दो तरह के सुत्ते में। फिर एक है आटनाटी सुत्त। आटानाटी सुत्त, धजग सुत्त, ये जो सुत्त है ये स्पेशली अमनुष्य समस्या होती है, अमनुष्य समस्या, उसके उपचार के लिए बताई गई है। तो इसमें जरूरी नहीं कि आपको हमारी आवश्यकता हो, खुद भी कर सकते हो। अच्छा, तो मेरे को तो पता था इतने तरह की भी चैंटिंग्स हो सकते हैं, में कई तरह के चैंटिंग्स हैं। क्योंकि हम लोग तो अक्सर एक होता है लविंग काइंडनेस, कि जिससे कि आप अपने घर का वातावरण अच्छा करते हैं, खुद बोल के कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो कमान है ये धर्मगुरु के हाथ में नहीं दी गई है, आपके हाथों में है। आप भी कर सकते हो, आपको कोई जरूरत नहीं हमें स्पेशली बुलाने की। अच्छा, पीछे जब हम जेनजीज और यंग लोगों की बात कर रहे थे, तो आप ये अक्सर देखते हैं कि आपके पास आते हैं यंगस्टर्स या बात होती है इस चीज के आसपास कि कैसे रिलेशनशिप्स बहुत ही शैलो हो गए हैं, बहुत ही फ्रिवलस हो गए हैं आजकल। कोई डेप्थ नहीं है उनमें, मतलब लाइफ छोटी हो गई है ना। डेप्थ कब आता है, जब लाइफ लंबी होती है। जहाँ पे रील सिर्फ 15 सेकंड की, वहाँ पे कितना डेप्थ लगाएंगे। 15 सेकंड के रील में इंसान रो सकता है। या स्वाइप पे रिलेशनशिप बन रहा है तो कितना डेप्थ हो गया उसमें। तो डेप्थ तो आ ही नहीं रहा ना। और जब अवेलेबिलिटी है कई सारे, तो क्यों इंसान एक चीज में ज्यादा समय बर्बाद करे, है ना। और ये होना ही था, ये आगे और होगा, क्योंकि समय वैसा चल रहा है। उसमें कोई बुराई भी नहीं है ना। अगर इंसान मूव ऑन हो पा रहा है, देन प्रॉब्लम क्या है। मे बी, हाँ। अगर आप मूव ऑन हो पा रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहां पे जहाँ पे चीट हो रही है, प्रॉब्लम वहां पे है जहां पे आप किसी को फंसा रहे हैं, वहां प्रॉब्लम है। उसके साथ वो तो हर समय होता था, वो सिर्फ जेनजी की प्रॉब्लम नहीं है, वो हर समय की प्रॉब्लम है, चीटिंग ये वगैरह। या आप सिर्फ जेनजी को दोषी दे सकते हैं। लाइक जेनजी आर क्वाइट मोर मैच्योर, एटलीस्ट दे सिचुएशनशिप, नैनोशिप, दे अवेयर कि भैया मैं इसमें हूं, हमें क्या करना है। क्लियर है उनको कि भैया ये जमेगा नहीं, तो उधर फिर वो मैं 6 महीना 7 महीना स्ट्रेस नहीं ले सकती। सो दे आर क्वाइट मैच्योर इन द सेंस। इंटरेस्टिंग। पर ये भी एक तरह की क्या डिटैचमेंट ही है एक दूसरे से, क्या एक तरह की नहीं, डिटैचमेंट नहीं है, ये है फ्यूचर प्लानिंग कि वो उतना दुख नहीं चाहिए मुझे। हाँ। वो अपने सफरिंग में ज्यादा अवेयर है कि वो समझते हैं कि एक ही तो लाइफ है। अगर वो भी मैं तेरे पीछे, क्योंकि उनको लगता है कि एक फ्लाइट है, 5000 की फ्लाइट करूंगा, लेह लद्दाख होके आ जाऊंगा यार, तो घूम लेता ना, तेरे पीछे क्यों इतना मैं गम वेस्ट करूं। और उनका सही भी है ना। पहले में कैसा था कि लव मैरिज वाज सो, मतलब लव मैरिज मतलब बड़ी बात होती थी पहले के समय में। अभी इजी है ना। तो पहले पटाने के लिए समझता था जी, अभी तो आसानी से तुरंत टिंडर पे कर लो, ओपन हो जाएगा मिंगल इंसान। अच्छा, ऐसी कोई चीज है जो बुद्धिज्म सीख सकता है या इनकलकेट कर सकते हैं हम बुद्धिज्म में फ्रॉम द मॉडर्न प्रैक्टिसेस जैसे जो चल रही हैं? दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग ऑफ बुद्धिज्म। या ऑलरेडी ये था, इट जस्ट गेट्स रिन्यूड एवरी टाइम। बुद्धिज्म जिस रिलीजन में जाएगा ना, उस रिलीजन में, सॉरी, जिस जियोग्राफिकल एरिया में जाएगा, उस जियोग्राफिकल एरिया में उनके अनुसार ही वहां पे वो बैठ जाते हैं, फिट हो जाता है। वो अपने हिसाब से काम नहीं कर पाता। उसके अपने हिसाब से सिर्फ 4 बातें हैं। Okay. याद रखो, जिंदगी में दुख है, कितना भी कुछ कर लो, मेरे पास नहीं आओगे, किसी और के पास जाओ, पर दुख तो रहेगा। ठीक है, तो ये बुद्धिज्म का क्लियर है। तुम मेरे पास आओ या ना आओ, मेरे पास आओगे तो भी दुख रहेगा, नहीं आओगे तो भी दुख रहेगा। हाँ, बस जब मेरे पास आओगे तो मेरे पास एक वे है, स्टेप बाय स्टेप, वो बाकियों के पास उतना अच्छे से नहीं है। तो बुद्धिज्म में हम रीबर्थ की बात तो करते ही हैं। ट्विन थ्योरी है ये बुद्धिज्म में, रीबर्थ और कर्मा। बिना रीबर्थ के आप कर्मा के बारे में बात नहीं कर सकते बुद्धिज्म में, और बिना कर्मा के रीबर्थ के बारे में बात नहीं कर सकते। बट इज देयर एनी एविडेंस इस चीज का कि कॉन्शियसनेस हमारी आगे वो चलती है, आगे रीबर्थ में होती है? क्योंकि आप सोल के कॉन्सेप्ट में तो बिलीव करते ही नहीं हो। आप सही से बताइए, क्या इसका एविडेंस दिया जा सकता है? आई डोंट नो,
नहीं, सिंपल सी बात, अगर हम बहुत एकदम प्रैग्मेटिक रहेंगे और रीबर्थ का एकदम तो दिया रियलिस्टिक जा रहेंगे सकता है। साइंटिफिकली, रीबर्थ का दिया जा सकता है, पर वो कभी भी ठोस प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा। श्योर। जिस तरह का साइंस वर्क करता है, साइंटिफिक मेथड जो है उसके हिसाब से कभी भी रीबर्थ प्रूफ नहीं हो सकता है। श्योर। ठीक है, सोल भी प्रूफ नहीं हो सकता है, गॉड भी प्रूफ नहीं हो सकता है ना। बट द थिंग इज, बुद्धिज्म में रीबर्थ कॉन्शियसनेस पे डिपेंड है। अब जिस दिन कॉन्शियसनेस की गुत्थी सॉल्व हो जाएंगी, उस दिन रीबर्थ की गुत्थी भी सॉल्व हो जाएंगी, पर कॉन्शियसनेस की गुत्थी कभी सॉल्व नहीं होंगी, कभी नहीं। तो किस प्रमाइस ऑफ कॉन्शियसनेस पे ये चीज है, मतलब कैन यू एक्सप्लेन दैट? बुद्धिज्म में कॉन्शियसनेस एक इमर्जेंट फिनोमेना है। ओके। मतलब ये एकदम हमेशा से ऐसा नहीं है, जब कुछ बातें मिलती है तब वो कॉन्शियस इमर्ज करता है, ओके। और जब जब मिलते रहेंगे तब तब वो इमर्ज करते रहेगा, है ना। तो बुद्धिज्म में कॉन्शियसनेस मल्टीपल फिनोमेना के कारण से डेवलप होता है, और ये इमल्टीपल कॉन्शियसनेस के कारण भी मल्टीपल फिनोमेना डेवलप होता है। तो दोनों इंटरकनेक्टेड माने जाते हैं, और इसके कारण इसके कारण से इसको ऊर्जा मिलती है, इसके कारण से इसको ऊर्जा मिलती है, और दोनों ऐसे वर्क करते हैं। मृत्यु के समय में क्या होता है कि डिजायर इस प्रकार सा रोल प्ले करता है कि दोनों को कनेक्टिंग लिंक बनाते हुए दोनों को तोड़ देता है, अच्छा। और दोनों को और कनेक्ट कर देता है, जैसे इंटैंगलमेंट थ्योरी, ओके। ऐसा बोल सकते हैं। तो जब रीबर्थ, जैसे अगर रीबर्थ इज अ फिनोमेना, वो है, अगर एग्जिस्ट करता है, तो अपने एंड डेज में आप कैसी ऐसी चीजें प्रैक्टिसेस कर सकते हो, या एट दैट टाइम कि आप वो रीबर्थ आपको मिले जो आप चाहते हो? एंडे तय हो सकता है क्या? वो भी नहीं होता। सही मैं कह क्या रहे हो। पता, अभी बाहर चला जाओ और एक गाड़ी में रप्पक से ठोक दिया तो फिर कोई Touch it. भरोसा नहीं ना, है ना। सो द थिंग इज, देखिए एक सिंपल सी बात होती है, ज्यादा अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आपको बस याद रखना है कि मुझे अपने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं करना है। मुझे मेरे में स्वाभिमान रहे कि मैंने कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान नहीं किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। मैंने अपने ज़िंदगी में, मेरे पास जो भी आया इंसान, मैं जितनी हेल्प कर सकता था उतनी मैंने उसकी हेल्प किया। ये 2-3 बातों का स्वाभिमान आपके मन में बना रहेगा, आपकी मृत्यु कभी भी हो अच्छी ही होंगी। बट कहते हैं मृत्यु के समय आप जो सोचो वो चीज आगे चल के होती है कभी। इज दैट? नहीं, बुद्धिज्म में ये कहा है कि मृत्यु के समय जो सोचोगे अगली योनि वही मिलेंगी। अच्छा। आप कितने पुण्यवान क्यों ना हो, पर आपका मन आ रहा है उस चीटी में, चलती हुई चीटी, मतलब आपकी डेथ हो गई तो मरने के बाद चीटी की योनि में उत्पन्न होंगे आप। तो अगर मैं अपने बच्चों के बारे में सोचूं तो? हाँ, तो बच्चों के आसपास ही कुत्ते के रूप में पैदा हो जाओगे, ओके। खटमल के रूप में भी हो पर सकते हो। इसमें फिर कर्म का कोई रोल नहीं है, क्योंकि अगर कर्म ही इतने What अच्छे is a नहीं karma? थे। Thought is also karma in Buddhism. There are 3 types of body, verbal and mind. जो थॉट आ रहा है वो भी कर्मा है। तो जब तो प्रेजेंट कर्मा है ना, वो नेक्स्ट अगला क्षण आपके प्रेजेंट थॉट्स डेवलप होता है। तो मृत्यु के क्षण में भी आपको सिर्फ बॉडी की लाइफ दिख रही है, माइंड की लाइफ देखिए ना। बुद्धिज्म में 2 तरह की लाइफ है, एक कॉन्शियस लाइफ, कॉन्शियसनेस की लाइफ होती है, और दूसरी है मटेरियलिस्टिक मैटर की लाइफ। तो उस समय जब आप सोच रहे हो तो आपका प्रेजेंट थॉट ही नेक्स्ट कॉन्शियस मूवमेंट बनाएगा। अभी मेरे कॉन्शियस मूवमेंट में जो थॉट है उसी का सहारा लेते हुए नेक्स्ट कॉन्शियस मूवमेंट का थॉट डेवलप होगा। और इसलिए अगर मेरा मृत्यु का समय है तो इस बर्थ से के नेक्स्ट बर्थ के बीच में कोई गैप नहीं होता है टाइम का। ओह। हाँ, जैसे एक थॉट यहाँ पे डिसॉल्व हुआ वैसे दूसरा थॉट वहां पे उत्पन्न हो गया। इसलिए जीवन भर क्या कर्म क्या मैटर नहीं करता है, प्रेजेंट मोमेंट में क्या थॉट मूवमेंट है आपकी, सॉरी क्या कॉन्शियस मूवमेंट है, उसके आधार पर नेक्स्ट कॉन्शियस मूवमेंट। क्योंकि कॉन्शियसनेस के हिसाब से कोई लाइफ चेंज नहीं हो रही है ना, वो तो एक स्ट्रीम की तरह है, बस एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम बन रही है, दूध से दही बन रहा है बस, पर है वही। तो अगर मुझे मनुष्य का ही जन्म चाहिए या ऐसा मनुष्य बनना है अगले जन्म में, तो एट द टाइम ऑफ माय, लेट्स से एट द टाइम ऑफ माय डेथ, व्हाट इज आई शुड बी थिंकिंग अबाउट व्हाट देन? अगर आपको मनुष्य का ही जन्म चाहिए तो सबसे आप करुणा वगैरह का विचार कीजिए, कंपैशनेट होइए, है ना, फूल वगैरह विचार कीजिए, फूलों का ध्यान लीजिए। तो और भी कैसे आलम्बन है मनुष्य होने आने के लिए। अच्छा। जैसे क्योंकि हम अपने फोर फादर्स, मदर या ग्रैंड पेरेंट्स से सुनते थे, जैसे कहते हैं ना कि ये किसी का बच्चा हुआ फैमिली में, अरे ये तो तेरे नाना जी आ गए हैं, या दे से दे काइंड ऑफ कनेक्ट दैट। तो ये चीजें होती हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि नाना जी की डेथ अभी हुई हो सकता है थोड़े टाइम पहले हुई हो। हाँ, थोड़ा टाइम पहले हो सकता है कि वो उस टाइम प्रेत योनि में गए हो, देव योनि में गए हो, कुछ भी योनि में गए हो, एंड देन वो वहाँ हो संभावना है। जब मंकहुड में व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल, आप क्या अचीव कर सकते हो, मतलब क्या कोई? अरहंत, एनलाइटमेंट, ओके। सारे दुखों का विनाश,
फिर से वो सफरिंग फील नहीं करना। सफरिंग आएंगी दुनिया जिंदगी में, पर सफरिंग फील नहीं करेगा वो, स्पेशली मेंटल सफरिंग फील नहीं करेगा। फिजिकल सफरिंग हो सकती है थोड़ी बहुत फील, चोट उट लगने पर मेंटल सफरिंग उसे फील नहीं होगी। चाहे उसका कोई भी इंसान मर जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो खुद भी क्यों ना मर रहा होगा। वो किसी तरह की सिद्धियां भी मिलती हैं? सिद्धियों के लिए अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा, हाँ जैसे यूजुअली सारे करते हैं जो हाँ, साधु उसके लिए संत प्रैक्टिस करते करनी हैं। पड़ती है। कुछ लोग अपने पास्ट लाइफ में बहुत प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, तो इसलिए फिर इस जन्म में उनको तुरंत मिल जाती है सिद्धि। अगर किसी को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करना हो या एटलीस्ट उसको एक्सपीरियंस करना हो, तो क्या उसके क्या एक्सपीरियंस करना है? कि कैसे व्हाट इज द रिलीजन, क्या उसकी टीचिंग्स हैं, क्या मेरे को जैसे होता है जैसे लोग नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या एक सूटेबल 2-3 स्टेप्स होते हैं कि उसको ऐसे वो बिगनर लाइफ शुरू करे या ऐसे बिगनिंग करे टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड द रिलीजन प्रॉपर्ली? सी बुद्धिज्म में अगर आपको अंडरस्टैंड अच्छे से करना है बुद्धिज्म, तो सबसे पहले आपको कर्मा को लेके आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करना होगा कि आपका कर्मा को लेके बिलीफ सिस्टम कैसा, उस पर सबसे पहले बुद्धिज्म वर्क करना पसंद करता है। और बुद्धिज्म उसी से शुरू होता है। जब तक आपकी कर्मा की थेरीज चेंज नहीं होंगी, आपके मन में जो बनी बनी बनाई हैं वो जब तक चेंज नहीं होंगी, तब तक आप बुद्धिज्म सीखे नहीं। इसका मतलब जिस दिन बुद्धिज्म सीख ले उस दिन सबसे पहले आपको हर बार अपने कर्म का डर रहेगा। और कौन से कर्मों का? कि मेरी वाणी से ऐसे शब्द ना निकले जिससे कि किसी का मन दुखे, किसी के चापलूसी हो, झूठ बोलूं। मेरी काया से ऐसे ऐसे कर्म ना हो जिससे कारण किसी की हानि हो। मेरे मन में ऐसे थॉट्स ना आए जिससे कारण मेरे मन में द्वेष उत्पन्न हो, लोभ उत्पन्न हो या मोह उत्पन्न हो। पर ये जो आप कह रहे हो कर्मा के बारे में समझना, ये कहाँ से बंदा सीखे? ये कहाँ से सीखे, क्योंकि सेल्फ तो इतना कॉन्शियस नहीं है। नहीं तो वही डिस्कोर्स सबसे इजीएस्ट वे, प्रवचन सुनना बुद्धिस्ट मंक की तरफ से। आप वो सुनिए, या कुछ अच्छे बुक्स है जैसे कि दलाई लामा की द फोर नोबल ट्रूथ्स, और मेडिटेशन पे द माइंडफुलनेस इन प्लेन इंग्लिश बाय एच गुणरत्ना, और बाबा साहब के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बुद्धा एंड हिज धम्मा, काफ़ी सोशली बहुत अच्छी बुक है वो। और पाल कारूस की द गॉस्पेल ऑफ बुद्धा। क्या बुद्धिज्म और हिंदुइज्म बहुत डिफरेंट है? फॉरगेट द डेटी वर्शिप पार्ट, अभी वो आप मैं उसमें नहीं, बट फिलोसॉफिकली दोनों बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंस है। कैन यू टेल मी 2 बिग डिफरेंसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और दूसरा द प्योरिटी, द कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी। वहाँ पे जो कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी है वो किसी से, वो इंसान कैसे भी प्योर हो सकता है वहाँ पे। हिंदुइज्म में कुछ भी कर लो आप, एक गंगा जल छिड़क दोगे ना, वो भी उससे भी इंसान प्योर हो जाएगा। ये बुद्धिज्म कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बुद्धिज्म 7 तरह की प्योरिटी मानता है, स्टेप बाय स्टेप। ये पहले ये प्योरिटी, फिर उसके बाद वो प्योरिटी, फिर वो प्योरिटी, फिर ऐसे करके जो 7 प्योरिटी से जिसे 7वीं प्योरिटी हासिल कर लिया वो लाइफ में प्योरेस्ट पर्सन। क्या बुद्धिज्म बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा चीजों को? 7 टाइप की प्योरिटी, 13 टाइप के, ये 10 नहीं, टाइप का जैसे ये। इंसान फॉलो करना शुरू करता है ना, लगता कि हाँ मैंने अभी ये कर लिया, अभी नेक्स्ट क्या, हाँ मैं भी ये कर रहा हूँ, अभी मेरे से गलत नहीं होना चाहिए, उसके बाद क्या। जब वो इंसान फॉलो करना शुरू कर देता है लगता है कि हाँ ये तो हो रहा है मुझसे, इसके बाद क्या। अच्छा, जैसे हिंदू गोल होता है, हिंदू तो कैसे बुद्धिज्म एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ना, एक एक्सपीरियंशियल फिनोमेना है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी फील करेंगे। ऐसा नहीं कि अगरबत्ती मोमबत्ती लगा दी और बस। आप मतलब कह रहे हो ना, मैंने ये किया, अब नेक्स्ट लेवल क्या है, अब इसका नेक्स्ट लेवल क्या है, वो एक क्योंकि वो चीज हर होती लेवल है। पे वो फील कुछ और, करता हाँ, है, कुछ जॉय नया आ फील रहा है। करता है, चेंज फील करता है वो। अच्छा, जैसे हिंदूज में हम कहते हैं कि यार अल्टीमेट चीज है मोक्ष, आपने अभी कहा बुद्धिज्म निर्वाणा। में हाँ निर्वाणा या एनलाइटनमेंट फॉर दैट मैटर हाँ। है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट वाइज दोनों सेम ही है या ये भी अलग है? बहुत अलग है, ये भी अलग है, बहुत ज्यादा How? अलग What is the है। difference? अभी इन्हीं में तो कितने सारे टाइप्स है निर्वाण के, है ना। किसी के लिए कोई तो भी लोक जाना मतलब निर्वाण है, किसी के लिए ब्रह्म विलीन मतलब क्या है, निर्वाण है, किसी के निर्गुण होना, साकार होना, कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। पर हमेशा से वो गॉड रिलेटेड है, गॉड रिलेटेड है। बुद्धिज्म में ऐसा नहीं। बुद्धिज्म में निर्वाण बहुत ही सिंपल है, डिजायर्स उत्पन्न होके फिर कभी उत्पन्न ना होना, दैट इज अ निर्वाण। जो डिजायर्स है वो बुझ गए, अब वो डिजायर फिर कभी उत्पन्न होंगे नहीं, या वो डिजायर के कारण तुम एकदम क्लिंगिंग होंगे नहीं, इसे कहते हैं बुद्धिज्म में निर्वाण। पर मोक्ष भी तो ये सारे डिजायर्स को छोड़ के आप नहीं, ऐसा डिजायर छोड़ के और छूटना, आपने छोड़ा है। जैसे कि मैं भय त्यागने का प्रयास कर रहा हूँ, पूरी तरीके से गया नहीं। सांप वो तब पता लगेगा जब सांप आंखों के सामने में आएगा, तब मैं छलांग मारता हूँ, भागता हूँ, राइट, तब पता लगेगा ना। तो वो अलग बात होती है। आप देखिए, निर्वाणा जब गॉड पे डिपेंड हो जाता है तो गॉड एक इंपॉर्टेंट फिगर हो जाता है।
उनके लिए गॉड के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बुद्धिज्म में डिजायर इंपॉर्टेंट फिगर है। तो जो गॉड को मान रहा है वो गॉड को देखेगा कि गॉड कर लेंगे, और जो डिजायर को मान रहा है वो डिजायर को देखेगा, ये डिजायर अच्छा नहीं, हटाओ इसे, ये डिजायर बुरा है, इस डिजायर को निकालो, ये डिजायर में कैसे हटा सकता हूँ। तो दोनों की सर्च प्रैक्टिस, दोनों में जमीन आसमान डिफरेंसेस हो जाएगा, गोल ही डिफरेंट हो गया। गोली डिफरेंट हो गया। एक मैंने ना एक स्टोरी देखी थी, आई डोंट नो अगर ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है या कहीं उसमें थी, कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरोज जो होते हैं, जो एक फर्स्ट एरो इज व्हिच इज पेन एंड देन द सेकंड एरो इज व्हिच इज सफरिंग। तो कैसे हाउ डज बुद्धिज्म टीच टू नेविगेट द सेकंड एरो, ये कॉन्सेप्ट मैंने कहीं पढ़ा था। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो ये दो कॉन्सेप्ट है पेन एंड सफरिंग का, पेन तो आप ले लेते हो, सफरिंग बंदे को थोड़ा वीक कर देती है, तो आप इसको कैसे सफरिंग को नेविगेट करो लाइफ में? See, suffering, are you saying in the form of unsatisfactoriness could be or discontent? discontent The also. psychological thing? हाँ, see, everything ना could be it could be even physical in that matter. बहुत सारी चीजें सफरिंग में आती हैं। Suffering, पेन इज टेम्पररी बेसिकली, लेट्स पुट इट दैट वे। सफरिंग कैन बी प्रोलॉन्ग्ड, लंबी समय चलती है, लंबा चल सकती है। see, देखिए कोई भी सफरिंग जो प्रोलॉन्ग हो रही है मोस्ट ऑफ चीज में थॉट से कारण होती है ना, क्योंकि एक बात के बाद फिजिकल पेन भी इंसान एंडोर करना सीख जाता है। अगर वो आगे बढ़ रही है, सफरिंग प्रोलॉन्ग हो रही है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन चेंज होते जा रही है। आपकी एक्सपेक्टेशन जिसके कारण आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है बात कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सो अगेन देयर इज अंडरस्टैंडिंग कि आप खुद के मन को कैसे समझा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई ऑन समय समय पे हमें धर्मगुरु क्यों लगते गए, रीजन उसका यही है कि हमें समझाने वाला चाहिए। आप कहना कि अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफिकल्ट बात है, पर आपको समझाने वाला मिल गया ना तो अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान बात हो जाती है। धर्मगुरु अब तक खत्म क्यों नहीं है दुनिया से, विज्ञान इतना आगे बढ़ने पर भी। विज्ञान और बड़ा है तो धर्मगुरु और बढ़ गए, क्यों? क्योंकि हमें और समझाने वाले लोग चाहिए। इंसान चाहता है कि समझाने वाले लोग उससे मिले, तभी तो लेक्चर सुन रहा है ना, तभी साधना टीवी चल रही है, ये बाकी टीवी चैनल चल रहे हैं इतना मॉडर्न होने पर भी, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं। आप बोल रहे ना कि नहीं इतना हर में नहीं हो, नहीं, इतने प्रवचन चल रहे, इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर चल रहे हैं, और ज्यादा तो धर्मगुरु चल रहे हैं, शशि रविशंकर, गुरु गोपाल दास, सदगुरु वगैरह कितना चल रहा है इन लोगों का, विपश्यना वगैरह कितना चल रहा है। लोग समझना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि लोग समझना नहीं चाहते। नहीं, मुझे तो लगता है अब लोग अपने ऐसी स्पिरिचुअल चीजें, अपने रूट्स, अपनी ये सब चीजें समझना चाहते हैं, बिकॉज अपने रूट्स बहुत 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 रॉन्ग वर्ड है। ओके, अपने रूट्स मतलब इंसान फिर किसी ट्रेडिशन, फिर किसी किसी कस्टम, बंधन। फिर किसी रिलीजन जैसे सनातन या फिर बौद्ध धर्म या हमारा मूल निवासी, ये सब वगैरह। अंडरस्टूड। अपने मुझे क्या चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। मुझे कौन चाहिए वो नहीं, मुझे कैसी आइडियोलॉजी चाहिए वो नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या फील करना है, मुझे मेरा सनातन धर्म फील करना ना, मुझे मेरा बौद्ध धर्म फील करना ना, मुझे क्या फील करना है। चलो वो क्या सिखाता है, अच्छा वो क्या सिखाता है, ये वाली बात देखते किसकी फीलिंग मुझे ज्यादा फील मुझे कराती है। बेटर लगता है। अच्छा, अगर मैं आपसे मे बी टू एंड दिस इफ आई आस्क यू कि कोई एक डेली प्रैक्टिस जो हम लोग हर रोज कर सके, भले 5 मिनट के लिए करें, 10 मिनट के लिए, दैट कैन मेक अस मोर अवेयर, मोर माइंडफुल, मतलब हमें उस एटलीस्ट पाथ पे चलना सिखाए जिसकी हम इतनी बात कर रहे हैं, विदाउट रियली फॉलोइंग अ रिलीजन और फॉलोइंग समबडी, तो क्या हो सकती है प्रैक्टिस? ब्रीथिंग मेडिटेशन। 5 मिनट आंखें बंद करके अपने ऊपर वाले होठ के ऊपर, नाक के नीचे इतने स्थान पर सांस के आते आवागमन को देखते रहिए। कोई कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व क्या करना है कि सांस इस नाक से आ रही है या इस नाक से आ रही है, सांस इस नाक से जा रही है या इस नाक से जा रही है, फिर आने वाली सांस ठंडी है या गर्म है ना, फिर सांस तेज है या धीमी है, बस ऐसा ऑब्जर्व करना है। तेज है ओके तेज है, धीमी है ओके धीमी है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और मन भटक गया वो भी ऑब्जर्व, भटक गया मेरा मन, और कभी कभार बहुत देर बाद अच्छा मन भटक गया, बहुत देर से भटका, चलो वापस आ जाओ। तो ये बस यही करो। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे आपका जो सबसे पहले एक है कि आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होंगी, बहुत शार्प होगा आपका माइंड। ओके, दूसरी बात, आपका जो एंगर इश्यू है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाएगा। ओके, आप ऑब्जर्वेशन पावर आपकी बढ़ जाएंगी, रिएक्टिव पावरनेस, रिएक्शन की जो प्रतिक्रिया है वो काफी कम हो जाएंगी आप में, क्योंकि आप नेचुरल चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर एक दिन जब आपको गुस्सा आएगा तो आप खुद ब खुद आपको अपनी ब्रेथ दिखेंगी, ब्रेथ दिखे मतलब समझो मेरी सांस तेज हो गई है, गुस्सा हो गया मैं, नहीं ऐसा।
ग्रेट. आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग आज ये रही है अबाउट अपनी अवेयरनेस बिल्ड करना, क्योंकि जितनी मैं वो बिल्ड करूंगी जितनी वो अवेयरनेस बिल्ड होंगी उतनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होंगी, पर दोनों के बीच में एक पॉइंट है. ओके अवेयरनेस बिल्ड होने पर आपको ये समझेगा मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे लानी पड़ेगी, मुझे सुनना पड़ेगा, किताब करनी पड़ेगी, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप. जिस प्रकार आपने जेलसी के बारे में पूछा, मतलब कहना ये आपने ऑब्जर्व किया होगा अपनी लाइफ में जेलसी बात, बिल्कुल है ना. तो ये अवेयरनेस थी आप में, पर आपको नहीं पता, एक्शन नहीं है ना. आपको नहीं पता कि किस तरह के अंडरस्टैंड रखूं मैं, किस तरह से डेवलप करूं, तो उसके लिए आप सर्च कर रहे हैं. तो अवेयरनेस डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है, अवेयरनेस के बीच में भी कुछ पॉइंट्स है. वो अवेयरनेस आने पर इंसान वो पॉइंट धीरे करना शुरू करता है. तो चेंज अवेयरनेस से आता है, अंडरस्टैंडिंग तो एंड है उसका. सो बेसिकली स्टार्ट विद अवेयरनेस, अपनी वो जर्नी कंप्लीट करें, या जर्नी करनी जरूरी है टू रीच द अंडरस्टैंडिंग एंड विदाउट एक्शन. अवेयरनेस आप चेंज Start ही नहीं कर सकते. स्टार्ट ही नहीं कर सकते. आपको पता नहीं लगे ना कि आप कहाँ गलत हो रहे हैं. बिल्कुल. एंड आई थिंक वेरी ब्यूटीफुल नोट. कुछ चीजें ऐसी होती हैं बड़ी सरल होती हैं, आपको पता होती है, पर जब आप सुनते हो ना या किसी से बात करते हो तो वो एकदम आपके कॉन्शियसनेस में आगे आ जाती हैं, एंड देन यू रियलाइज यार ये तो हम कर ही सकते थे, या ये हम क्यों नहीं कर रहे हैं. तो आई थिंक मैं ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी क्या टॉप लर्निंग रही है इस पॉडकास्ट से. प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट्स, हमें भी पता चले आपने क्या सीखा, कि सीखा भी कि कुछ नहीं सीखा पता तो चले. एंड कैसे आप इसको अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं फॉर द बेटर. क्योंकि जो भी आई थिंक अब हमें लाइफ में करना है, अगर हम ही नहीं करेंगे फॉर द बेटर, तो सोसाइटी चेंज नहीं होने वाली और कुछ भी बेटर नहीं होने वाला. सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, जिनको बुद्धिज्म की फिलॉसफी समझ आए, जिनको एक कॉन्सेप्ट समझ आए, जिनको ये पता चले कि लाइफ जीने का मतलब क्या है. आज के लिए इतना ही. प्लीज डू कीप राइटिंग, आप किन गेस्ट को देखना चाहते हैं, एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई एंड गेट देम, हमें जितनी कोशिश होगी. आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग समझे क्या.